हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। जो एक और सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अपना घटना चक्र का, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का वो प्रीलिम्स वाला जो भी पीवाईक्यू है, वो मैं कवर करा ही रहा हूँ। साथ में अब जो है, अब एक और सीरीज स्टार्ट कर दी है मेंस वाली। मेंस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें 2018 से आई थिंक कवर्ड है, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। ये भी घटना चक्र की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी करते हैं तो देखो, मेंस की अगर आप तैयारी करते हो ना, मेंस की तैयारी करते हो, तो आप मेंस की जब तैयारी करते हैं तो 60 to 70% आपका सिलेबस ना आपका प्रीलिम्स का कवर हो जाता है। ठीक है, तो क्यों ना हम स्टार्ट ही मेंस से करें, है ना। और एक सीरीज हमारी चलती रहे, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको मैं कंप्लीट करूंगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे, देखो एक वीडियो मैं बना दिया था कल, कल अपलोड कर दिया था, 1 hour 48 minutes की थी। GS1 को हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें डिस्कस किया था जो भी क्वेश्चन आए थे 2023 में, उसका मॉडल आंसर हमने देखा था। एंड अभी आज मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और इसमें जो है ये सारे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसको डालता डालता रहूँगा उसमें। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो GS2 का जो पेपर है, नहीं GS2 नहीं, आज हम ये वाला कर लेंगे। अगला पेपर हमारा GS4 का होगा, GS4 का होगा। ठीक है, GS4 मतलब आज हम लोग एथिक्स का एक पेपर देखेंगे। एथिक्स का पेपर देखेंगे 2022 में जो आया था। ठीक है, उसको आज हम लोग कवर कर देंगे, एक मास्टर वीडियो में ये हो जाएगा। तो चलिए टारगेट पेज पे चलेंगे। हमारा टारगेट पेज है 16th नंबर आई थिंक। ओके, यस, GS4 का ये पेपर है, 16th नंबर पेज पे आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट करेंगे इसको। स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस करो ही करो। साथ में ये वीडियोस जो है ना, इसको शेयर भी करो अपने दोस्तों में। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ, आप भी थोड़ा बहुत मेरे लिए एफर्ट डाल सकते हो अगर चाहो तो। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन ए है ये, GS पेपर 4, बिल्कुल जो एग्जाम में सवाल आए थे वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। दो एटीट्यूड की बात की गई है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की। ये दोनों एटीट्यूड को डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग करके बताना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, तो सबसे पहले इन आंसर कैसे इसमें स्टार्ट किया गया है, देखो सीधा बॉक्स बना दिया गया है, एक तरफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, एक तरफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, चाहे जो भी लिखते, बट छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए था कि भाई ठीक है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आर बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच विच ए सिविल सर्वेंट नीड टू प्रोसेस इन एज ए क्वालिटी, ऐसे करके लिखते ना थोड़ा सा, तो अच्छा स्टार्टिंग होता। बट ठीक है, सीधा डिफरेंस से स्टार्ट किया है, हमें तो कंटेंट समझना है, उसके पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या कहता है? एटीट्यूड पोसेस्ड by civil servant who promote the participation of people in decision making and based on popular sovereignty। ठीक है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का डिफिनीशन है ये, एटीट्यूड पोसेस्ड बाय सिविल सर्वेंट हु प्रोमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंड बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवर्निटी। वही अगर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करेंगे, तो दिस इज द एटीट्यूड पोसेस्ड बाय सिविल सर्वेंट हु प्रोमोट स्टेटस को। स्टेटस को मतलब कि जो है वही रहेगा, हम नहीं सुनने वाले हैं कि आपकी दिक्कतें क्या है क्या नहीं है, जो रूल है उसी के हिसाब से। देर इज नो यू नो कंसर्न कि भाई जनता क्या सोच रही है क्या नहीं। यहाँ पे स्टेटस को के हिसाब से जो है वो है, वो उस तरीके का स्ट्रिक्टली अधेयर किया जाता है सेट नॉर्म्स और रूल्स को। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में एक डिफरेंस है लचीलापन का। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, उसमें प्रमोट किया जाता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंड बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवर्निटी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज, अगर बात करें हम डेमोक्रेटिक एटीट्यूड की, तो इट इज गुड फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो हमारे देश के लिए कैसा एटीट्यूड हमें चाहिए? हमारे सिविल सर्वेंट कैसे होने चाहिए? हमारे सिविल सर्वेंट होने चाहिए जो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखे, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रहे। हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी, बट वी शुड हैव पोसेस जो है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। सो इट इज़ गुड फॉर डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया एंड थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज होती है। थर्ड वर्ल्ड की कंट्रियाँ वो कंट्रियाँ होती है जो कि थोड़े मतलब डेवलपिंग है ना, साउथ ग्लोब के साउथ में है। ठीक है, एंड
थोड़ा अभी मतलब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वही बात करें तो अगर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करें तो इट इज़ गुड फॉर डेवलप्ड नेशंस, जैसे कि यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं और यूरोपियन कंट्रियाँ हैं। दे मेंटेन स्टेटस को फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है तो वहाँ पे जो है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, अब देखो ना, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ना, अभी देखो अभी कौन है, अभी है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड जे ट्रंप भी बोलते हैं इनको। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है, एक बहुत बड़ा ऐसा नेता है जो कि ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो इसके जो सेक्रेटरीज होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी वाले ही है, वो सिविल सर्वेंट ही है, एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी वाले ही बंदे हैं। वो जो ऑर्डर देगा डोनाल्ड ट्रंप वो फॉलो करना ही करना है उनको। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि भाई इसमें जनता के हित में क्या है, हित में नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो है हमारा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कैसा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक रिस्पॉन्सिव एंड गुड गवर्नेंस, इसमें देखा जाता है। ये की है, रिस्पॉन्सिव एंड गुड गवर्नेंस इज द की, कि भाई यही होना चाहिए। एंड यही बात करें हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की तो वो क्या होता है, वो जो है वेबर्स मॉडल ऑफ मैकेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी पे काम करता है, जहाँ पे कि आप रूल्स को देखते हैं, ठीक है, सेट नॉर्म्स को देखते हैं, and आप उससे डेविएट नहीं होते हैं, यू प्रैक्टिस दैट ओनली। और क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, फ्लेक्सिबल है अपने अप्रोच में। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, बट वही अगर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात करोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और नेक्स्ट देख लो कि नेक्स्ट डिफरेंस देखो, पहला है यहाँ पे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है इट हैज़ इमोशनल एस्पेक्ट्स, लाइक इसमें एम्पैथी होता है। सिविल सर्वेंट जब जाता है तो वो प्रायोरिटाइज कर सकता है कि किसको अभी जो सर्विस डिलीवरी है ऑन प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, किसकी प्रॉब्लम मुझे अभी सुन लेनी चाहिए, तो उसको एम्पैथी है, कंपैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए सर्विस के लेकर। और वही एक ब्यूरोक्रेट पे जाओगे तो वो नहीं, वो इमोशन उसका होता ही नहीं है, उसको बोलेगा ठीक है भाई इनको क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, इनका नंबर पहले है तो इन्हीं को मैं सर्व करूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। सो नो प्लेस फॉर इमोशन एंड वैल्यूज एज दे थिंक इमोशन मेक द सिविल सर्वेंट वीक। ये कहता है कि इमोशन मत रखो अपने आप में, ठीक है, जो सरकार ने कह दिया करो। नेक्स्ट देखो, इट रेस्ट ऑन पार्टिसिपेटरी ह्यूमनिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच एंड ऑन बॉटम अप डिसीजन मेकिंग, मतलब जनता से स्टार्ट होकर ये बॉटम अप अप्रोच लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि टॉप डाउन अप्रोच होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है कहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में। वहाँ पे मतलब जो बड़े अधिकारी ने, बड़े नेता ने बोल दिया तो वो एक तरफ से सेक्रेटरीट में आया मैसेज, तो सेक्रेटरीट जो है फर्दर इम्प्लीमेंट करवाएगा। टॉप से मैसेज आता है बॉटम तक जाता है, नीचे की बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई जाती है। सो इट रिफ्लेक्ट्स हायरार्कियल डिसिप्लिन एंड इम्प्लिसिट ओबीडियंस होता है इसमें, ऑर्डर को बिल्कुल आपको एकदम फॉलो करना ही करना है, टॉप डाउन इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, दे फोकसेस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस अलोंग विथ IQ, EQ के साथ इमोशनल क्वेश्चन के साथ IQ जो है इंपॉर्टेंट होता है। IQ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, IQ के साथ इमोशनल क्वेश्चन रखता है कोई क्यों कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में। जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वाला अगर सिविल सर्वेंट होगा ना तो उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ इमोशनल क्वेश्चन भी होता है, इमोशन होता है उसमें, बट अगर वही ब्यूरोक्रेटिक वाला है तो IQ ही होगा, EQ नहीं होगा उसमें, ठीक है, EQ नहीं होगा, इमोशनली वो प्ले नहीं करेगा, वो IQ अपना मतलब सेट नॉर्म्स के हिसाब से उसका दिमाग जो कह रहा है वही करेगा, इमोशन को बीच में लाएगा ही नहीं लाएगा। नेक्स्ट देखो, सम बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस अप्रोच इज फ्लेक्सिबिलिटी, कंपैशन, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन, ये तो पहले भी देखा था हमने। और इसी बात पे अगर हम ब्यूरोक्रेटिक में देखोगे तो सम बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिविटी रहता है कि भाई कोई काम करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, और काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी होती है, न्यूट्रलिटी होती है, न्यूट्रल होता है, किसी को फेवरिज्म नहीं करेगा, मतलब चाहे कितनी भी बैड कंडीशन में बंदा क्यों ना हो। सिक्रेसी भी होती है, अप्रोच इस तरीके का होता है। और वही नेक्स्ट और आखिरी जो इसमें डिफरेंस है, जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक उसमें रेड टेपिज्म होता है, इंस्पेक्टर राज होता है, करप्शन होता है,
वही डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एटीट्यूड ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये थोड़ा बेटर लगता है, बेटर लगता है, ठीक है, इंडिया को सूट भी करता है। तो ये आपको आंसर, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ परसॉशन, परसॉशन, ठीक है, इन रिलेशन टू पब्लिक प्रोटेस्ट विथ प्रॉपर एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कि आप सिविल सर्वेंट जब बनते हैं तो देर माइट बी ए कंडीशन कि आप देख रहे हैं कि कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार के किसी भी एक्ट के अगेंस्ट में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वहाँ पे, किसानों की ज़मीन जा रही है, या फिर कोई एक्ट आया जिससे कि जनमानस खुश नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट करेगा। उस केस में मान लीजिए आप एक एसपी हैं, या फिर आप एक डीएसपी हैं, या फिर आप एक एसडीएम हैं, तो आप तो जाएंगे ना सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको पीसफुली वहां से हटाने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो आपको जो है प्रशासन आना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रशासन इन रिलेशन टू द पब्लिक प्रोटेस्ट विद प्रॉपर एग्रीमेंट, कि आप एग्रीमेंट के साथ जो है उनको हटा रहे हैं, ठीक है। सो persuasion means ability to change, affect or to influence someone to do you desire, as you desire। मतलब आप जो चाहते हैं वो लोगों से समझा बुझा के, मना के करा लिया आपने, परसुएड कर दिया उनको। It is a part of delivering an intended message to persuade to take desired action. It plays an important role in public services। एग्जाम्पल के तौर पे persuasion जो होता है, it is proved to be very effective strategy of mob conflict resolution। जब भी mob का conflict हुआ तो उसको conflict resolution में persuasion is very important। Persuading skill can help in finding noble solution during the protest and हड़ताल्स। कई बार आप अच्छे से जाके समझा देते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव, तो जनता आपकी बात सुनती है, और उसमें जो है सुन के जनता जो है प्रोटेस्ट को रोक भी देती है कई बार। सो ड्यूरिंग एंटी सीएए जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसका प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने हर जगह जगह पे प्रोटेस्ट किया। मेनी ऑफिसर्स टैकल द पब्लिक प्रोटेस्ट बाय यूजिंग टूल ऑफ परसुएशन। बहुत सारे ऑफिसर्स ने टैकल किया इसको। कैसे टैकल किया? दे यूज्ड कम्युनिकेशन एज ए टूल, है ना, कम्युनिकेट किया, अच्छे से बताया उसके नियम कानूनों को, जो डाउट था क्लैरिफाई किया, अपना मैसेज दिया, ठीक है, कम्युनिकेट देयर मैसेज इन मोस्ट इफेक्टिव वे, देयर बाय लीडिंग टू लोअर पब्लिक प्रोटेस्ट एंड पीसफुल टॉक विथ लीडर्स ऑफ मूव। A leader through the tool of persuasion first deeply listen to public sentiment, कि जनता चाह क्या रही है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी सेंटिमेंट्स किस तरीके से आहत हुए हैं। Later communicate his or her message in people's language। ठीक है, अब मान लो कि अब जनता बैठी है, किसान, और वहां पे जाकर अंग्रेजी झाड़े बैठे हो, उनकी भावना को, उनकी धुन तक आपका मैसेज जाएगा नहीं। They are able to satisfy the need of protesting public। For example, public protesting for road accident, then authority having persuasive skill will come to make understand the protesting people, assured them for proper compensation। कि भाई ठीक है, अब मान लो किसी का बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, ठीक है, किसी का बुजुर्ग एक्सीडेंट में मारा गया, तो पूरा गांव उठ के आ गया कि भाई ठीक है, रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, अब ये ट्रक हमने पकड़ लिया है, अब इसको जो है हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप उस समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, रोड ब्लॉक कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो आप जाओगे, एसपी हो, डीएसपी हो, एसडीएम हो, आप जाओगे ग्राउंड जीरो पे, वहां जाके देखोगे, कहोगे कि ठीक है, अब जो हो गया, एक एक्सीडेंट था, कंपनसेशन का प्रावधान है, वी विल मेक श्योर कि आपको कंपनसेशन प्रॉपर मिलेगा, वी विल ऑल्सो इंश्योर दैट दिस विल बी ए स्मूथ प्रोसेस, है ना, ये सब आप बताओगे। तो प्रॉपर कंपनसेशन की बात करोगे, पेनल एक्शन की बात करोगे कि जो ऑफेंडर्स हैं, वी विल मेक श्योर दैट दे आर सफरर्स एंड दे विल नॉट डू इन ड्यू कोर्स सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, इन शॉर्टेस्ट टाइम में हम उनको पनिश करेंगे। लिसनिंग टू कन्विंसिंग व्यूज एंड पब्लिक विल फील ट्रस्ट एंड अथॉरिटी एंड पीसफुल डायलॉग एंड डिस्कोर्स विल गेट प्रिवेल इन द सिचुएशन। तो परसुएसिव स्किल में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे कि इन द रिसेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो हुआ, वहाँ पे परसुएशन को काफ़ी जो है सामना करना पड़ा था, ये स्किल काम नहीं आ रहा था कई बार। बट द अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट कुड नॉट इफेक्टिवली एबल टू परसुएड ए सेक्शन
as a result of public protest continued for 14 months and finally government took back its proposed law. प्रशासन नहीं कर पाए, हो सकता है कि ऐसा उनको लग ही गया हो कि नहीं भाई, हम ये बात समझनी ही नहीं है क्योंकि ये रियली अच्छा लॉ नहीं है, जो भी कारण रहा हो. अपार्ट फ्रॉम प्रशासन द अथॉरिटी मस्ट फोकस ऑन टैकलिंग एडवर्स सिचुएशन इन मोर इफेक्टिव वे. अब कई बार क्या होता है ना कि आप प्रशासन करने जा रहे हैं, आप यू आर प्रसॉर्टिंग द पीपल, बट the violent mob doesn't listen to you, and they have started attack on the public property, uh, torching the public vehicles and कुछ भी कर रहे हैं. तो उस केस में you have to handle with the cops, some kind of force you have to apply. तो हर जगह हो सकता है कि प्रशासन काम ना करे, बट प्रशासन इज एन इफेक्टिव टूल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दिस इज द कंसेंसस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन इम्पार्शियलिटी एंड डिस्कस द रोल ऑफ इम्पार्शियलिटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन. अगेन दिस इज ए कोर वैल्यू. अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो, यू हैव टू बी इम्पार्शियल. आप ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी कर रहे हैं, अच्छे पद पे बैठे हैं, अच्छा सैलरी, हैंडसम सैलरी और सरकार की, गवर्नमेंट की फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, स्टिल यू आर गिविंग फेवरिज्म टू समवन. यू आर नॉट पार्शियल, यू बेसिकली यू आर नॉट इम्पार्शियल. आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, वैसे केस में अच्छा नहीं होगा. सो इम्पार्शियलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीकर सेक्शन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशली. आंसर में देखेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. इम्पार्शियलिटी इज ए नॉर्म ऑफ जस्टिस होल्डिंग. ठीक है, इम्पार्शियलिटी क्या है? इम्पार्शियलिटी इज ए नॉर्म ऑफ जस्टिस होल्डिंग दैट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड इंस्टीड ऑन द बेसिस ऑफ बायस. कि आप कहते हैं कि जो डिसीजन होगा दैट विल बी ऑन द मेरिट बेसिस एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पे होगा, इंस्टीड ऑफ बेसिस बायस. बायस नहीं होगा, प्रेजुडिस नहीं होगा, और प्रीफरिंग द बेनिफिट टू वन पर्सन ओवर अनदर फॉर अनसुटेबल रीजन, ये जो है नहीं होगा, तब जाके उसे इम्पार्शियलिटी कही जाएगी. सो इम्पार्शियलिटी जो है इट ब्रिंग्स अलोंग ऑब्जेक्टिविटी. डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल, एन इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट व्हाइल एलोकेटिंग फंड्स will not favor his or her own village but allocate funds based on the needs. ठीक है, मान लीजिए आप विलेज ए से बिलोंग करते हैं और वहीं पे विलेज बी भी है, सी भी है, डी भी है. अब फंड आ गया तो आप कैसे उस फंड को एलोकेट करेंगे? क्या अपने गांव को ज्यादा दे देंगे? नहीं, अपने गांव को ज्यादा नहीं. आपके पास एक सेट रूल होगा, सेट क्राइटेरिया होगा, उसके हिसाब से आप पैसा बांटेंगे. ठीक है, मेरिट बेसिस पे देंगे, ना कि आप पार्शियलिटी करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे. इंडिया इज ऑल्सो द होम टू वेरियस माइनॉरिटीज, लाइक हमारे यहाँ कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं. उस केस में एक इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट जो है, ही विल पुट ऑल एफर्ट्स टू सेफगार्ड द माइनॉरिटीज. उस केस में एक इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट जो होगा वो सारा एफर्ट डालेगा ताकि माइनॉरिटीज का जो है सेफगार्ड हो सके. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी ए सिविल सर्वेंट must make several important decisions regarding procurement, allotment, delivery of public goods and services. ये सब तो करता ही है. अब इतना important काम कर रहा है बंदा, और वही बंदा इम्पार्शियल ना हो, पार्शियल हो, तो वो क्या करेगा यार? गंध मचा देगा. द इम्पार्शियल नेचर ऑफ सिविल सर्वेंट हेल्प हिम टू रीच नीडी एंड यूटिलाइज एवरी पेनी इन जुडिशियस वे. अल्टीमेटली सरकार रिसोर्सेज खर्च कर रही है, वो राइट पर्सन को जाना चाहिए. राइट पर्सन मतलब हमारे कंट्री में इतने सारे माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए अगर कोई स्कीम आया है तो उन्हीं तक जाए. इम्पार्शियलिटी डज नॉट मीन न्यूट्रलिटी. अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं ना इम्पार्शियल मतलब आप न्यूट्रल रहो, आपके पास इसको देना तो देना नहीं. इम्पार्शियलिटी इज डजंट मीन न्यूट्रलिटी. यहाँ पे कई बार आप पॉजिटिव जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वो भी इम्पार्शियली कहलाएगा. सो इट ऑल्सो मीन्स पार्शियलिटी टुवर्ड्स वीकर वन. दिस इंश्योर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर अपलिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ वीकर सेक्शन. होता क्या है कि जब हमारे समाज में ही सब इक्वल नहीं है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग मिडिल क्लास है, तो हमें जो है गरीबों के लिए थोड़ा बहुत पार्शियलिटी करनी पड़ेगी. हम ये नहीं कह सकते कि इसको भी मैं इतना ही दूंगा, इसको भी इतना ही दूंगा. हम
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे वीकर सेक्शन के लिए, ताकि वो भी हमारे लेवल पे आए। ठीक है, ओके। in order to shield our civil servant from any type of biasing, prejudice, impartiality is very essential value। ठीक है, ये तो है ही। इट मेक्स अ ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वीकर सेक्शन, कि आप देखते हैं ना, बंदे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई मुझे भी इतना ही मिल रहा है, उसको भी इतना ही मिल रहा है, मैं भी उसी लाइन में खड़ा हूँ, वो भी उसी लाइन में खड़ा है, तो इम्पार्शियल है। ये नहीं कि फलानवा को उधर भीतर भीतर से दे दिया, ज्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे जो थे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पीपल रोड बनवाया था, आगे चल के इसके बारे में और पता चलेगा। कन्नान गोपीनाथ जो है, ये भी इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया नॉर्थ ईस्ट और केरला का जब फ्लड आया था, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। इंडिया एट प्रेजेंट फेसिंग सम इंटरनल इशूज लाइक पॉवर्टी है भारत में, इनइक्वालिटी है, डिवाइडिंग एलिमेंट्स भी काम करते हैं हमारे यहाँ, मोबोक्रेसी है, कई बार मोब डिसाइड कर लेती है कि क्या करना है। तो उस केस में अमिड ऑल दीज वीकर सेक्शंस आर मोस्ट सफरर, एंड ओनली इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट जो होगा, along with having other essential civil services values like integrity, loyalty and all, they can bring change and uplift the weaker section of society। चलिए अगला सवाल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्कस इट्स डायमेंशन। देखो, दो तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, या फिर जिसे हम इमोशनल कोशेंट भी बोलते हैं, दूसरा होता है इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, आईक्यू और ईक्यू, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आईक्यू जो है, पहले माना जाता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो you should possess only IQ, not EQ। बट एज द टाइम इवॉल्व एंड EQ का अप्लीकेशन देखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना काफ़ी ईजी हो जाता है अगर बंदे में EQ भी है। तो वहीं हम देखेंगे कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इसके डायमेंशंस को देखेंगे। सो एज पर डेनियल गोलेमन, ठीक है, एज पर डेनियल गोलेमन, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज ओन इमोशंस। ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज ओन इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर। अगर ये आप में है कि आप अपना भी इमोशन मेंटेन कर पाते हैं और दूसरे का भी इमोशन के साथ आप बैलेंस कर लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, in democratic bureaucracy and developing countries like India, we expect from our civil servants to be not only intelligent, जिसका aptitude अच्छा हो, but also emotionally intelligent। ठीक है, आप खाली intelligent नहीं चाहिए, आप emotionally भी intelligent चाहिए, because the person having emotional intelligence is tend to perform better। ठीक है, जिस बंदे में IQ तो है साथ में EQ भी है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे कि अगर एक बंदा है, कोई मान लो सिविल सर्वेंट है, इनका नाम है रामलाल। ठीक है, ये क्या है, अपना इमोशन समझे, अपना इमोशन समझते हैं, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, फिर ये दूसरों का भी इमोशन समझेंगे। ठीक है, फिर हेल्प करेंगे दूसरों को, कंपैशन उनमें है तो हेल्प करेंगे, नेचर अच्छा है। और इससे क्या होगा, मोर जो है इमोशनली जो इंटेलिजेंस बंदे हैं वो और बढ़ेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप इमोशनली किसी को अच्छा ट्रीट करोगे तो वो भी इमोशनली दूसरे को भी ट्रीट करेगा। अगर किसी को गंदा ट्रीटमेंट मिला है तो वो क्या सोचता है कि यार मेरे को तो ऐसा किया था, तो मैं भी लोगों के साथ क्यों अच्छा करूंगा, मैं भी गंदा ही करूंगा। ये देखो डायमेंशंस ऑफ EI। ठीक है, EI मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या डायमेंशन होता है। एक तो डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है मोटिवेशन, चौथा है एम्पैथी, और पांचवा है यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये डायमेंशंस है, आप अपने खुद को जानेंगे। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो यू विल नो अबाउट योर सेल्फ, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, एवरीथिंग। you will regulate yourself, you will not behave improper at a place of very इमोशनल, जहाँ पे सब हो रहे हैं वहाँ पे आप ऐसे जाके कुछ बम नहीं फोड़ दोगे, आप भी वहाँ पे दूसरों के इमोशन को देखते हुए बात करोगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मोटिवेशन आप में रहेगा, एम्पैथी रहेगी, रिलेशनशिप को मैनेज करोगे अच्छे से। अब आ जाओ इसके बारे में थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज वन ऑफ द कंपोनेंट डायमेंशन ऑफ
इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्या होता है? स्किल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, ठीक है, एज दे अकर एंड दे इवॉल्व। तो आप अपने खुद के इमोशन को क्या कब होते हैं, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कितना पे हावी हो रहे हैं, वो सारी चीजें जानोगे। फिर आप सेल्फ रेगुलेट करोगे। इट इज अबाउट कंट्रोलिंग वंस इमोशन इंस्टीड ऑफ क्विक रिएक्टिंग। आप क्या करोगे? आप थिंक करोगे। आप मतलब कोई भी बात फटाक से बोलने, रिएक्टिव होने से अच्छा है कि आप जो है कोई भी बात फालतू बोलने से पहले या कोई भी बकवास करने से पहले अगर आप थोड़ा देर भी पॉज कर लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं कि क्या मैं बोलूँगा तो ये सही है कि नहीं, तो वो आपकी लाइफ पे और दूसरों के लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। आप भी खुश रहोगे, लोग भी खुश रहेंगे। मोटिवेशन, it includes one's personal drive to improve and achieve, commitment to one's goal, initiative और readiness to act on opportunity and optimism। ठीक है, मोटिवेट रहोगे मतलब क्या है? एक मोटिवेशन का एक फोर्स होता है, पर्सनल ड्राइव फोर्स होता है, जो कि आपको ना किसी भी गोल के लिए मोटिवेटेड रखता है, कमिटेड रहता है। आप इनिशिएटिव लोगे, आप रेडी रहोगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको एक्सेप्ट करोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। ये आपका मोटिवेशन दिखाता है। नेक्स्ट इज इम्पैथी। इम्पैथी इज नथिंग बट द अवेयरनेस ऑफ द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स। बोथ इंडिविजुअली भी जानोगे दूसरों की और ग्रुप की भी फीलिंग को समझोगे, एंड बीइंग एबल टू सी थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, कि आप मतलब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे। मैनेजिंग रिलेशनशिप कैसे होगा भाई? इट इज अप्लाइंग एम्पैथी एंड बैलेंसिंग द वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर्स विथ वंस। आप अपना भी बैलेंस करोगे, लोगों का भी बैलेंस करोगे। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग गुड रैपोर्ट विथ अदर्स। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अरे यार वो तो लड़का बहुत अच्छा है यार, मैं तो काम किया हूँ उसके साथ, से फलाना तो बहुत अच्छा लड़का है यार, काम करने में तो जो भी बोलो मतलब वो प्रॉपर है। पर्सनल लाइफ से हमें भी उसको देख के लगता है कि यार बहुत बैलेंस्ड लड़का है। तो आप कहाँ से रैपोर्ट आप बनाते हो ना, कैसे बनाइए रैपोर्ट? मैं क्यों ये बातें बोलूंगा किसी के बारे में, जब वो रैपोर्ट बनाएगा तभी तो। यानी कि उसने इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उस पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रिलीवेंस ऑफ डेडिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, डिस्क्राइब करना है आपको रिलेवेंस ऑफ डेडिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। किस चीज का? डेडिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, दो शब्द है। नंबर वन है डेडिकेशन, और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी। कि आप कोई काम करते हो तो आप किस मैनर में काम करो, क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लोगे, दैट इज रिलीवेंस उन दोनों बातों की रखनी है। सो डेडिकेशन क्या है? एक क्वालिटी है। डेडिकेशन क्या है? क्वालिटी है। डेडिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड और कमिटेड टू ए टास्क और पर्पस। ठीक है, डेडिकेशन क्या है? एक क्वालिटी है ऑफ बीइंग डेडिकेटेड और कमिटेड टू ए टास्क और पर्पस, थॉट और एक्शन। डेडिकेशन कैन ऑल्सो बी सेड टू बी कमिटमेंट विथ पैशन। डेडिकेशन को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वी कैन से कि इट इज द कमिटमेंट विथ पैशन। इट हैज इमोशन अटैच्ड विथ इट। इट इज कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो होगा ही विल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, डेडिकेटेड जो एम्प्लॉय होगा वो वर्क काम किस तरीके से करेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को जो है अचीव कर सके। So dedication to public services refers to keeping public good above all and working for it even in the adverse condition। ठीक है, डेडिकेशन अगर आप पब्लिक सर्विस की बात करेंगे कि पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में डेडिकेशन क्या होगा, तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस रेफर्स टू कीपिंग पब्लिक गुड अबव। आप पब्लिक गुड को ऊपर रखोगे और उसके लिए किसी भी कंडीशन में, एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में आप काम करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो आईएएस ऑफिसर एक आर्मस्ट्रॉन्ग पामे थे, उन्होंने उनके पास फाइनेंशियल क्रंच था, मतलब जो अथॉरिटी थी वो पैसा नहीं दे रही थी और उनको लगा कि भाई मुझे 100 किलोमीटर का रोड बनाना है, बहुत ही बेकार सा सड़क है इधर, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बनवा दिया मणिपुर में विद पब्लिक सपोर्ट। जनता उनकी बात को सुनी, उनके डेडिकेशन को देखी और उन्होंने 100 किलोमीटर का रोड जो है मणिपुर में पब्लिक के सपोर्ट से बना दिया, डिस्पाइट लैक ऑफ फंड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी ड्यू टू डेडिकेशन, जिसको पीपल्स रोड भी कहा गया। वो डेडिकेटेड थे
कि मुझे कैसे भी कैसे जो है ये 100 किलोमीटर का ही रोड बनवाना है, एंड ही अचीव्ड इट, उन्होंने बनवा दिया। ऐसे ही अशोक खेमका एक आईएएस ऑफिसर थे, अप्रोक्सीमेटली 45 ट्रांसफर उनकी होती है 23 ईयर्स में, 23 साल में 45 ट्रांसफर होना, सोचो। डेडिकेटेड थे अपने गोल को लेकर, अपने टारगेट को लेकर डेडिकेटेड हार्ड वर्कर रहे थे। ये बात जो है कई करप्ट जो है नेताओं को पसंद नहीं आई, अधिकारियों को पसंद नहीं आई, तो इनके ट्रांसफर हुए। कन्नान गोपीनाथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया जब केरल का फ्लड आया था, तो ये सब डेडिकेशन का ही रिजल्ट है। स्मिता सब्रवाल एक आईएएस ऑफिसर, फंड योर सिटी करके इन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ट्रू एग्जांपल ऑफ डेडिकेशन, इट क्रिएट्स ट्रस्ट बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। तो ये सारी बातें डेडिकेशन से रिलेटेड एग्जांपल देखा आपने। अब आ जाएंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हमारा अकाउंटेबिलिटी आएगी। अब तो पब्लिक सर्विस ऑफन इंटेल्स अनफोर्सीन सडन सिचुएशन दैट रिक्वायर वन टू बी रेडी, ए डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट इज अवेयर ऑफ दिस एंड ऑलवेज डिवोटेड टू गिव हिज बेस्ट एफर्ट्स इन सच ए सिचुएशन। अब अगर हम बात करें कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, सो वाइल अकाउंटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज रेफर्स टू होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन एंड एक्शंस टू बी to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office। मतलब कि आप अगर कोई एक्शन लेते हो तो आप कहोगे कि हाँ मैंने ये एक्शन लिया है एंड पब्लिक गुड के लिए लिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा एक्शन को जांच करना चाहिए कि सही है कि गलत है, तो आप जांच कीजिए, तो आप अकाउंटेबल हो। आप अपने जो डिसीजन लिया है, आप अपने पब्लिक ऑफिस होल्डर के कैपेसिटी में जो आपने डिसीजन लिया है, तो वो आप ओन करोगे कि यस दिस इज माय डिसीजन, मैंने ये कारण से ये डिसीजन लिया है। नाउ इफ यू वांट टू स्क्रूटनाइज इट कि मैं सही किया हूँ गलत, इट इज अप टू यू, प्लीज स्क्रूटनाइज, बट दिस इज द मोटो, दिस इज द गोल, एंड ये सोच के मैंने ये किया है कि ये पब्लिक का गुड होगा। इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रीइंफोर्स एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो रीइंफोर्स करती है एंड प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी को। सिंस इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री हैविंग लार्ज पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज क्रंच है हमारे देश में बहुत ज़्यादा, इनइक्वालिटी है, पोवर्टी है, स्टिल काफ़ी ज़्यादा है पोवर्टी हमारे देश में। सो एवरी पेनी जो होती है वो खर्च की जाती है सरकार के एक्सचेकर से, वो जुडिशियसली खर्च होनी चाहिए। वही अकाउंटेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इट इंश्योर्स दिस फाइनेंशियल इंटीग्रिटी इन द ऑफिसर्स। अकाउंटेबिलिटी जो है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को भी ऑफिसर्स में इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट जब 2005 में आया था, सिटीजन चार्टर जो आया, इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, आरटीआई से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि भाई ये एक्शन जो हुआ तो उसमें बताइए कि कितना खर्चा हुआ, आपने क्या क्या एक्शन लिया बताइए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी जो है सरकारी कामों का ब्यौरा ले सकता है, इन्फॉर्मेशन कैसा भी मांग सकता है, जो वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा ऑफकोर्स जो नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करे, बट इन जनरल जो है इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। 6th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हम छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज मोरल एक्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक मोरल एक्ट है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो है इट इज ए मोरल एजेंट। एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक मोरल एक्ट है। ठीक है, बिल्कुल मोरल एक्ट है भाई। एक एक बंदा ऐसा है जो उसकी मोरल वैल्यू नहीं है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दोगे तो क्या करेगा वो? चलिए इसी पे देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज मोरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज मोरल एजेंट इज ए फेमस लाइन। ये किसने कहा था? ये कहा था ऑर्डवे टीड ने। ठीक है, ऑर्डवे टीड ने कहा था ये, और इसी को एक्सप्लेन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मोरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मोरल एजेंट। ये फेमस लाइन है ऑर्डवे टीड की, ऑर्डवे टीड की। मोरल एक्ट के बारे में जान लें, मोरल एक्ट होता क्या है। सो मोरल एक्ट जो होता है, मोरल एक्ट इज एनी एक्ट डन इन अकॉर्डेंस विद द मोस्टली एक्सेप्टेड एंड डीम्ड गुड वैल्यूज इन एनी सोसाइटी वेयर दैट एक्ट इज परफॉर्म। ठीक है, मोरल एक्ट क्या है? मोरल एक्ट इज एनी एक्ट डन इन अकॉर्डेंस विद मोस्टली एक्सेप्टेड एंड डीम्ड गुड वैल्यू इन एनी सोसाइटी वेयर दैट एक्ट इज परफॉर्म्ड। वाइल मोरल एजेंट जो होता है वो एक बंदा होता है जो कि जिसमें एबिलिटी होती है डिसर्न करने की, यानी अंतर पता करने की, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, दोनों का भेद पता कर लेता है। एंड टू बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू कॉज अनजस्टिफाइड हार्म। इट इज ट्रू
इट इज़ ट्रू दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ मोरल एक्ट, एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है इट इज़ अ मोरल, he is a moral agent, since administration is needed for running a system efficiently and ethically. And administrator जो होता है he should follow the code of ethics, कोड ऑफ एथिक्स, नैतिकता का पाठ उसको आना चाहिए, वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग देयर ड्यूटीज, तभी वो एक अच्छा जो है एथिकल एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन डज इट्स वर्क बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, पॉलिसी को ही तो इम्प्लीमेंट किया जाता है, वेलफेयर एफर्ट्स ही तो लगाए जाते हैं, बट its coordination become duty at the shoulders of the administrator. Definitely free and fair action norm जो होता है, they are work of administration कि भाई वो काम free and fair करे, while its sustainability at ground level monitoring is the duty of administrator. एथिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं मस्ट गाइड द वर्किंग ऑफ दीज पिलर्स फॉर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस. एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फॉर वेलफेयर ऑफ people in the country. The role of administration involves the process of coordinating. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कोऑर्डिनेट करोगे, डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल करोगे सिस्टम को फॉर अचीविंग सर्टेन रिजल्ट्स. तभी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है. द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर नीडेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज विद ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स यार इन देयर मेथड्स एंड वर्क एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क इंटरेस्टेड विद देम. तो ये जो है ठीक है बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, उसको हमने देख लिया. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे. डू यू एक्सेप्ट द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर सक्सेसफुल इन प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल. ये सीधा सवाल आपसे पूछ लिया, क्या आप एग्री करते हो, एक्सेप्ट करते हो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सक्सेसफुल हैं प्रिजर्वेशन करने में राइट ऑफ द पीपल. पब्लिक इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, सरकारी कार्यालय. ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकता है, लेजिस्लेचर हो सकता है, ठीक है, जुडिशरी हो सकती है, एक्सिक्यूटिव हो सकता है, ओवरऑल कह सकते हैं पार्लियामेंट हो सकता है. ये सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक से रिलेटेड है सारी है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है. अपना जो डीपीएसपी है वो हमारा जो है स्टेट को कहता है कि भाई इंडिया या फिर गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन है वो कि भाई गवर्नमेंट शुड वर्क टू मेक श्योर कि हम जो है एक वेलफेयर स्टेट बना रहे हैं. So concept of welfare state has been instilled in our constitution, as a result of which state through its public institutions strive to achieve the welfare of people and preserving their rights. ठीक है, राइट ऑफ पीपल क्या होता है, लोगों का क्या राइट है. राइट ऑफ द पीपल इंक्लूड्स ह्यूमन राइट होता है भाई, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं, इकोलॉजिकल राइट्स होते हैं, देयर बाय गिविंग फुल अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल टू लीड गुड एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो जिए. अब हम देखेंगे पॉजिटिव्स जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अभी तक क्या रहे हैं, राइट्स को क्या उन्होंने कैसे अचीव किया है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं. तो देखो मैंने बोला था ना कि पार्लियामेंट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो उसी के बारे में एग्जांपल भी दिया गया दैट द पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट थ्रू मैकेनिज्म ऑफ लॉ मेकिंग एंड इट्स इन्फोर्समेंट टू ट्रांसफॉर्म सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. जैसे कि राइट टू फूड एक्ट आया था 2013 में, तो इससे फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई थी. मनरेगा जब 2008 में आया था तो इससे एम्प्लॉयमेंट दिया गया था. पीएम पोषण आया था, पोषण अभियान, तो इसमें न्यूट्रिशनल जो एस्पेक्ट है जनता का वो इंश्योर किया गया था. स्मार्ट सिटी मिशन से स्मार्ट शहर बनाए जा रहे हैं ताकि अर्बन लाइफ को अच्छा बनाया जा सके. सेकेंड जो है जुडिशरी ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग जस्टिस टू कॉमनर्स एंड प्रिजर्विंग देयर फंडामेंटल राइट्स. जुडिशरी ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं और कई बार तो कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, सरकार के अगेंस्ट भी जाकर वर्डिक्ट दिया, जैसे कि पीआईएल का सिस्टम आया, लोक अदालत लगाती जुडिशरी, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होता है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन करती है. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज पुट वेरियस एफर्ट्स टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ पब्लिक इन जनरल एंड वल्नरेबल इन पार्टिकुलर. ठीक है, तो दोनों काम करती है, पब्लिक का जनरल का तो ख्याल रखती है, वल्नरेबल सेक्शन का पार्टिकुलरली ख्याल रखती है. फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग कोविड-19, कितनी सारी फैसिलिटी आपको दी गई, कोविन ऐप बनाया गया,
आपको वैक्सीनेशन कराया गया, ठीक है। जब मतलब डेथ टोल बढ़ रहा था, तो हालांकि एक समय ऑक्सीजन की कमी हुई थी, बट गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि ये चीज़ें दी जाएं आपको। टेली मेडिसिन की फैसिलिटी लाई गई, तमाम ऐसी बातें की गई, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थ्रू मैकेनिज्म ऑफ चैरिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राई टू कम्प्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, और कई हद तक किया भी है उन्होंने, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल फंडिंग एंड इम्प्रूविंग सिटीजन्स लाइफ इन जनरल, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, कई जगह हम लोग फेल भी हुए हैं, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में आएगा कि हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो पब्लिक के एस्पायरेशंस को कई बार नहीं मीट कर पाई हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का। नंबर वन, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स एंड गुड लॉज बाय गवर्नमेंट, द इन्फोर्समेंट रिमेन्स वेरी पुअर। सब कुछ है हमारे पास, लॉ है, लॉ को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया जाता, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा अच्छे से, ड्यू टू पुअर, लीडिंग टू पुअर पेस ऑफ डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे 132 रैंक आता है हमारा एचडीआई में, 2022 में आया था 132, बहुत बेकार रैंक है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। 107 रैंक आया था हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि हम लोग हंगरी भी बहुत है, अभी भूख मरी है। तमाम फूड सिक्योरिटी हमने इंश्योर कर ली, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके 2013 में हमने ये ला दिया एक्ट, बट क्या ये अफोर्डेबल है, सबको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जॉबलेस ग्रोथ है हमारे यहाँ, ग्रोथ हो रहा है बट जॉब नहीं क्रिएट होता है, लोग अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। अप्रोक्सीमेटली 90% इनफॉर्मल जॉब्स हैं हमारे यहाँ, ओनली 10% फॉर्मल जॉब है, जिनमें अच्छी बात ये होती है कि जॉब सिक्योरिटी मिलती है फॉर्मल जॉब्स में, एंड सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, पेंशन वेंशन ये सब मिलता है। और हमारे यहाँ वायलेशन भी हो रहा है दनादन ह्यूमन राइट्स का। इसके अलावा ओवर बर्डन जुडिशरी है हमारी, जुडिशरी पे अभी तो 5 करोड़ के आसपास जो है जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है। फर्दर डिलेइंग द जस्टिस मेक्स द थिंग मोर वल्नरेबल। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज कंसीडर्ड टू बी जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो डिले इतना हो रहा है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन इज मार्ड बाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, देयर बाई स्पॉइलिंग इन्फोर्समेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा हम कहें कि भाई इंडिया का रैंक 85th है किसमें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, मतलब हमारे करप्शन भी ज़्यादा है। इंक्रीजिंग गिनी कोएफिशिएंट, यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है हमारी, ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि 2023 में आया था। कंसंट्रेशन है वेल्थ का कुछ ही लोगों के हाथ में। बताया जाता है कि जो टॉप 5% लोग हैं वो लगभग 80% वेल्थ इंडिया का उनके पास है, ठीक है, जो रिच लोग हैं, वेल्थ कंसंट्रेशन है। दीज इंस्टीट्यूशंस हैव सोन मिक्स्ड सक्सेसेस, कह सकते हैं। नीड इज टू हैव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। चलिए तब देखते हैं अगला सवाल, 8वां नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइस ऑफ कंसाइंस? कंसाइंस मतलब होती है आत्मा। कई बार आत्मा की आवाज आती है, आपको बताती है कि ये करना चाहिए। हाउ डज इट हेल्प इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट? अब वो क्वालिटी जो है, जो आपके इनर पीस में होता है, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है सिविल सर्विसेज की ड्यूटी करने में? आंसर के तौर पे देखेंगे, कंसाइंस इज एन इंटीरियर डायलॉग ऑफ मैन विथ हिमसेल्फ। ये जॉन पोप जॉन ने कहा है। ये बहुत अच्छे कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस आंसर को। दैट कंसाइंस इज एन इंटीरियर डायलॉग ऑफ मैन विथ हिमसेल्फ, ये पोप जॉन ने कहा है। कंसाइंस और वॉइस ऑफ आत्मा और इनर वॉइस इज एन इंटेंशन दैट असिस्ट इन साइकोलॉजिकल टर्म्स। कंसाइंस और वॉइस ऑफ आत्मा और इनर वॉइस इज एन इंटेंशन, ये क्या है, एक इंटेंशन होता है जो अंदर से आवाज आती है, दैट असिस्ट इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है। कंसाइंस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज लीडिंग टू फीलिंग ऑफ रिमोर्स when human commits action that goes against his or her moral values, and to feeling of integrity when actions conform to such norms। कहने का मतलब है कि कई बार आप देखना, आपको गिलानी महसूस होती है जब आप गलत काम कर देते हो, आप पछतावा फील करते हो, ठीक है, अगर आप एक्शन जो है आपके मोरल वैल्यू के अगेंस्ट में जाता है। वही आपको अच्छा लगता है जब आपका मोरल वैल्यू है और आपने वही काम किया, तो आपका जो है बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो कंसाइंस इज मोरल अवेयरनेस। कंसाइंस क्या है? मोरल अवेयरनेस है। इट अर्जेस अस टू प्रीफर राइट ओवर रॉन्ग। कंसाइंस क्या करता है? इट ये अर्ज करता है हमें कि मतलब चूज करो कि क्या सही है क्या गलत है। सो मैन इज ऑब्लाइज टू फॉलो फेथफुली व्हाट ही नोज
टू बी जस्ट एंड राइट। ठीक है, आदमी जो होता है obliged है टू फॉलो फेथफुली व्हाट ही नोज टू बी जस्ट एंड राइट। ठीक है, ओके। तो कंसाइंस एक मोरल अवेयरनेस भी है। कंसाइंस जो है, कंसाइंस एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। फॉर एग्जांपल गांधी जी कंसाइंस अर्ज्ड हिम टू फाइट फॉर कॉज ऑफ हरिजन। उनको अंदर से आवाज आई कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, हरिजनों के साथ ये करना चाहिए मुझे। तो उनके जब आत्मा ने कहा तो ही took lot of steps to for the upliftment of harijan. Second example, a doctor by listening to conscience decides to abort a child due to medical complication faced by mother। उसको लगता है कि यार नहीं, मेरा आत्मा जवाब नहीं दे रहा है यार, मुझे लग रहा है कि ये गलत हो जाएगा इस औरत के साथ अगर अभी जो है चाइल्ड को अबॉर्ट नहीं किया तो। ठीक है, तो वो अबॉर्ट करवा देता है। ऑल्दो अबॉर्शन इज इलीगल इन इंडिया, बट उसके कंसाइंस ने बोला है कि नहीं, इट इज डेंजरस फॉर द मदर, तो ही विल डू सच एक्शन। ethical guidance for civil servant is necessary to take decisions which are in larger public interest। ethical guidance जो है बहुत important है। it is necessary for the civil servant to take decisions which are in larger public interest। for example, giving priority for hospital than park। क्या होता है भाई, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप मान लो गवर्नमेंट में हो, आप सीएम हो कहीं के, तो आप पहले पार्क बनाओगे कि हॉस्पिटल बनाओगे? यही तो बात होती है ना कई बार सरकार के अगेंस्ट में, कि गवर्नमेंट जो है बुलेट ट्रेन लेके आ रही है, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है कि आम ट्रेनों पे चढ़ने के लिए टिकट का पैसा लोगों के पास नहीं है। तो बुलेट ट्रेन क्यों लेके आ रही है भाई? व्हाट इज नेसेसरी? लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च कर रहे हो इस चीज में, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनाओ, इससे अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाओ, इसेंशियल काम करो। Many a times situation lacks any law or law is against that situation. In that time, a civil servant has to take decisions based on the discretion guided by his or her conscience। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा मिल जाएगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सूट ही नहीं कर रहा है, अगर लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या वो लॉ एंड ऑर्डर लगाओगे कि अपने मन की बात सुनोगे, आपकी आत्मा की बात सुनोगे? आफ्टर इट कम्स करेज ऑफ कनेक्शन एंड जस्टिफिकेशन फॉर द पास्ट एक्शन। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि भाई अगर आपने एक्शन ले लिया अगेंस्ट जाके रूल के, तो आप यू शुड जस्टिफाई योर एक्शन, यू शुड जस्टिफाई योर एक्शन कि मैंने इसलिए लिया, ये हुआ, ये होता तो ये होता। इट हेल्प्स द पब्लिक सर्वेंट इन टैकलिंग डायलेमा एंड हेल्प्स विद हिम टू चूज करेक्ट कॉज ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हेल्पिंग पुलिस ऑफिशियल टू चूज बिटवीन his duty of dispensing justice और saving murder accused son of a best friend। वहाँ पे अगर उसकी आत्मा कहेगी नहीं यार मेरा दोस्त का ही बेटा है लेकिन साला इसने मर्डर तो किया है, आई विल नॉट सेव हिम, तो कंसाइंस की आवाज़ सुनोगे तो सही रहेगा। हेंस द कंसाइंस इज क्रिटिकल टू एनी सिविल सर्वेंट, हेल्प इन टेकिंग फास्ट मोरल जजमेंट्स एंड नेविगेट सिविल सर्वेंट इन टर्बुलेंट टाइम। चलो अगला सवाल देखेंगे, 9th नंबर। What are the circumstances which create suspicion about officer's integrity? इंटीग्रिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको कोई नहीं भी देख रहा है ना, तो आप काम वो सही तरीके से करोगे, सही तरीके से करोगे। अगर आपको कोई देख भी नहीं रहा है तब भी वो काम आप बिल्कुल सही तरीके से करोगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो what are circumstances which create suspicion about officers integrity, वो substances की बात करेंगे। सो इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी इवॉल्व फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका नाम है इंटीगर, इसका मतलब होता है होल और कंप्लीट। दस इंटीग्रिटी जो होता है इट इज इनर सेंस ऑफ होलनेस ऑफ बिलीफ सेइंग एंड डूइंग, मतलब कि आप जो कह रहे हो वो कर रहे हो। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंट कमिटमेंट towards higher goals and taking no holiday from morality। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो वहाँ पे करे जा रहे हो हायर गोल को अचीव करने के लिए, और आपका मोरालिटी कभी डाउन नहीं हो रहा है, उससे हॉलीडे कभी नहीं ले रहा है। सो पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी इज वेल ट्रस्टेड वन एंड हैव हाई लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, circumstances creating suspicion about officers integrity include what? ठीक है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जिसमें आप ये गेस कर सकते हो कि ये बंदा इंटीग्रिटी नहीं है इसमें? इफ ऑफिसर्स डू नॉट बिहेव प्रॉपरली
एब्यूजेज हिज और हर ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, तो इंटीग्रिटी की कमी है उसमें। ठीक है, अगर कोई ऑफिसर है, ठीक है, वो अपनी ऑफिस का बुरा फायदा उठा रहा है, कह सकते हैं, बहुत पर्सनल गेन कर रहा है उसका, जैसे कि आईएएस ऑफिसर कोई अगर करप्शन में पकड़ा गया, तो वो इंटीग्रिटी उसकी क्या है भाई, क्या ही रह जाएगी। ठीक है, इफ ऑफिसर डू नॉट बिहेव प्रॉपरली, abuses his or her official positions for personal gain, एग्जाम्पल के तौर पे एनी आईएएस ऑफिसर कॉट इन करप्शन केस। सेकेंड देखिए, नॉट एक्टिंग इन ओपन मैनर और ट्राई टू एब्सकॉन्ड फ्रॉम लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, नॉट एक्टिंग इन ओपन मैनर और ट्राई टू एब्सकॉन्ड, अपने लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर भागे वो, एग्जाम्पल के तौर पे टेकिंग शेल्टर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन डिस्टॉर्टेड वे। ठीक है, तो वो भी एक इंटीग्रिटी का इशू है। पुअर पीएआर, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, ये भी आपका इंटीग्रिटी दिखाता है। एनी ऑफिसर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर सेइंग हिम और हर एज लैकिंग इंटीग्रिटी, अगर आपका एआर अच्छा नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो है अगर किसी ऑफिसर का अच्छा नहीं है, तो क्यों अच्छा नहीं है भाई, क्या कारण हो सकता है, इसका मतलब इंटीग्रिटी नहीं है उसमें, उस बंदे में। इफ ऑफिसर पुट्स सेल्फ इंटरेस्ट बिफोर पब्लिक इंटरेस्ट लैक्स इंटीग्रिटी। ठीक है, अगर आप करप्शन में हो या फिर आप पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट को पहले रख रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट से, तो भी आप में इंटीग्रिटी नहीं है। लाइक रिवीलिंग सीक्रेट्स ऑफ ऑक्शन डॉक्यूमेंट टू नियर एंड डियर वंस, ये आपका जो है बहुत गंदा एक्ट होगा। ऑक्शन होने वाला है, उसका डॉक्यूमेंट आपने पहले ही अपने नियर डियर को बता दिया, वो एडवांटेज ले जाएगा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ इससे, आपके डियर एंड नियर डियर को फ़ायदा हुआ। आपने किसी को जो है वो फ़ायदा मिलना था उसको वंचित कर दिया उससे। ठीक है, डिप्राइव्ड कर दिया। पांचवा देखिए, इफ ऑफिसर गेट एम्प्लॉयड इन अदर पेड जॉब अपार्ट फ्रॉम ओन, हिज इंटीग्रिटी कम्स टू द क्वेश्चन। मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं और आप फिर उस नौकरी को के अलावा आप दूसरी भी नौकरी पकड़ लिए, पेड जॉब करने लग गए। अगर आप अनपेड जॉब कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पेड जॉब कर रहे हैं, एक जॉब करने के बावजूद भी पेड जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपना जो है उस जॉब को लेके इंटीग्रिटी को खो रहे हैं। इफ ऑफिसर मिस यूज अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन्स और नॉट जुडिशियसली स्पेंड्स पब्लिक मनी और लैक ऑफ वैल्यू ऑफ डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, ही लैक्स क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी। ये रिपीट हो रहा है पॉइंट। एनीवे, सातवां देखिए, नॉट फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। अब होता क्या है ना कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर ऑफिसर का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी कह देते हैं। अगर वो नहीं फॉलो कर रहा है एंड टेक्स डिसीजन ऑन डिस्क्रिशन इन हैबिचुअल वे, कि कोई भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसको नहीं फॉलो कर रहा है, डिस्क्रिशन पे ज़्यादा काम कर रहा है, देन ही कैन बी मेड सस्पिशियस अबाउट इंटीग्रिटी, अबाउट इंटीग्रिटी। ठीक है, उस केस में वो इंटीग्रिटी उसकी जो है शक के दायरे में आ जाएगी। इंटीग्रिटी अमंग सिविल सर्वेंट इज ऑटमोस्ट इनइविटेबल क्वालिटी है भारत में। मिशन कर्मयोगी इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए लाई गई है, along with changing pattern of training, along with the following advices of second ARC will surely bring integrity in officers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर की डिफ्रेंशिएट करना है कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। नंबर 1, ठीक, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। कोड ऑफ एथिक्स यानी कि नैतिकता का जो पार्ट है, और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है। दूसरा है टोलरेंस और कंपैशन में, टोलरेंस और कंपैशन में, और कोड ऑफ एथिक और कोड ऑफ कंडक्ट में बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। सबसे पहले हम अंतर देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट में। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स जो होता है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांतों का एक सेट होता है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज एंड मोरल्स बाय विच एन इंडिविजुअल मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, इसे नैतिकता कहते हैं। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, इट इज कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड मोरल्स। किस पे बेस होगा ये, तो ये वैल्यू और मोरल पे बेस्ड होगा, बाय विच एक इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। वही अगर कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इसमें सिद्धांत नहीं होते हैं, लिखित रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, दैट एक्सप्लेन्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसमें अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया जाएगा इन स्पेसिफिक सिचुएशन बाय एन इंडिविजुअल। तो ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपैशन की कमी होगी, मोरल एथिकल वैल्यूज की कमी होगी, सीधा लिखा होगा
कि आपको इस कंडीशन में ऐसा बिहेव करना है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है डिमांड वाइज। दूसरा अंतर जो है, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डिक्टेट करता है कि इंडिविजुअल कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, कैसे एक्ट करना चाहिए, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा बोला गया वैसे करना है, सीधी सी बात है। फोकस ऑन वैल्यूज इसमें रहती है, एथिक्स में, कोड ऑफ एथिक्स में फोकस रहती है वैल्यूज पे, जबकि फोकस रहती है रूल एंड कंप्लायंस अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे तो। देखो ऑर्गेनाइजेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट भी चलता है, कोड ऑफ एथिक्स तो आपका पर्सनल चीज हो गया कि आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि भाई एथिकल होना है हमें, बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करे कि इसमें आपको यही करना है तो कोड ऑफ कंडक्ट को आप सुपरमेशी दोगे वहां पे। नो लीगल स्टेटस, कोड ऑफ एथिक्स का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जबकि वो अगर कोड ऑफ कंडक्ट हो गया तो लीगली बाउंडेड होता है। वो सिविल सर्विसेज रूल्स है, कोड ऑफ कंडक्ट 1964 उसी से लिया गया है कि एक सिविल सर्वेंट का कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तो उसका लीगल स्टेटस है। पांचवा जो डिफरेंस है दोस्तों कोड ऑफ एथिक में, इट हैज इट्स इंडिपेंडेंट ओरिजिन बेस्ड ऑन द फिलोसफी एंड इथोस पे ये पैदा हुआ है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है तो ओरिजिन फ्रॉम द कोड ऑफ एथिक्स से ही ये निकाला गया, कोड ऑफ एथिक्स से ही कोड ऑफ कंडक्ट निकाला गया। छठा जो डिफरेंस है, जो कोड ऑफ एथिक होता है ये पब्लिकली डिस्क्लोज्ड किया जाता है, कोड ऑफ एथिक्स को पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया जाता है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट को यूजुअली उसी को दिया जाता है जो एम्प्लॉय होता है वहाँ का। जैसे सिविल सर्वेंट है उसको पढ़ाया जाएगा पाठ, आम आदमी आम जनमानस को नहीं पढ़ाया जाएगा उसका पाठ। सातवां जो डिफरेंस है, शॉर्ट होता है ये लेंथ में, और जो है कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बृहत होता है, लिखा होगा, कंपेरेटिवली काफी लॉन्गर रहेगा। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो गवर्न करता है डिसीजन मेकिंग को, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक्शंस के, आपके एक्शंस को गवर्न करता है। कोड ऑफ एथिक्स जो है इट्स स्कोप इज वेरी वाइड, बट की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका स्कोप काफी नैरो है, क्योंकि उसमें सीधी सीधी बातें लिखी गई हैं कि यही करना है तो ये करना है। और कोड ऑफ एथिक्स जो है पॉजिटिव नेचर का होता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट जो है नेगेटिव नेचर का, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपको पनिश भी किया जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स जो है इट्स नेचर इज जनरल, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक नेचर का होता है कि इस सिचुएशन में ये करना है, इसमें ये करना है। फिर वही बात, नो लीगल अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, वेयर एज कोड ऑफ कंडक्ट में आपकी लीगल अकाउंटेबिलिटी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट में आपकी लीगल अकाउंटेबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस हमें बताना था वो टोलरेंस एंड कंपैशन में बताना था। टोलरेंस एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, या फिर विलिंगनेस होती है कि टोलरेट करेंगे किसी चीज़ को, बर्दाश्त कर जाएंगे, टोलरेंस जो होता है कोई बात नहीं वाली कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंपैशन क्या होता है, कंपैशन इंटेल्स मेकिंग और फीलिंग इम्पैथी और सिंपैथी और पीटी टुवर्ड्स अदर्स, कि आप दूसरे को लेकर इम्पैथी फील करते हो, सिंपैथी फील करते हो, आप उसके उसके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हो, उसके सिचुएशन में आप सिंपैथेटिकली बिहेव करते हो, वो कंपैशन कहलाता है। ठीक है, सेकेंड जो डिफरेंस है टॉलरेंस का वो है कि इट इज़ ए फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। टॉलरेंस फॉर वोल्टेयर एंड गांधी जी सपोर्टेड टॉलरेंस फॉर पीस। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कंपैशन की तो ये एक इमोशनल कॉन्सेप्ट है, को सफरिंग है, ये इमोशनल कॉन्सेप्ट है, को सफरिंग होता है कि आपको लगेगा कि दूसरे का दुख आपका दुख है। ठीक है, तो आप कंपैशनेटली सहानुभूति से बिहेव करोगे तो आप को सफरर हो जाते हो। फोर्सेस वन टू रिलीव द कॉज ऑफ अदर्स। ठीक है, अगर आप में कंपैशन है तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि इसका दुख मैं कैसे कम कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस प्रोस्पेरिटी लाता है सोसाइटी में, क्योंकि अगर टॉलरेंट सोसाइटी है तो दूसरे की बातों को सह लेती है, तो प्रोस्पेरिटी जो कल्चरल प्रोस्पेरिटी आती है, सोसाइटल प्रोस्पेरिटी आती है। जबकि कंपैशन जो है इट ब्रिंग्स कलेक्टिव एफर्ट टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल जो है बेस्ड ऑन कंपैशन है। फोर्थ देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि जो टॉलरेंस है ये अपहोल्ड करता है नेचुरल राइट्स को, जैसे कि ह्यूमन राइट है, डेमोक्रेसी है, प्लूरलिज्म है, मल्टीकल्चरिज्म है, ये सब बढ़ते हैं। अगर टॉलरेंट सोसाइटी है तो ये सारे जो है क्वालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यू इन्हेंस होगी, ह्यूमन राइट इंश्योर होगा,
प्लूरलिज्म बढ़ेगा, इंडिया इज ए मल्टी कलर, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कास्ट, मल्टी रिलीजन वाली सोसाइटी है, तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर बात करें कंपैशन की, तो ये अपहोल्ड करता है राइट ऑफ माइनॉरिटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि आप अगर टॉलरेंट रहते हैं तो आप उसका दुख बांट लेते हैं, को सफरिंग आप फील करते हैं कि चलो मैं उसका सफ़र जो है कम करके मैं अपने पे ले लेता हूँ। अब आगे सेक्शन बी में, सेक्शन बी का 11 नंबर का सवाल देखेंगे। सवाल कहता है कि हाउ एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट, हाउ एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट, and if one has the interest to become civil servant but does not have aptitude for it, then will he or she be successful civil servant, डिस्कस करना है। एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। एप्टीट्यूड मतलब कि इंटेलिजेंस। अगर आप में खाली इंटरेस्ट है कि मुझे सिविल सर्वेंट बन जाना है, लेकिन आप में वो इंटेलिजेंस नहीं है, आप में वो एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप बन भी जाओगे ना, पहले तो बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरीके का जटिलता है। अगर आप बन भी गए कैसे ना कैसे करके, तो आप बहुत सफ़र करोगे उसमें, ठीक है, आप सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट नहीं बन पाओगे। और एप्टीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड को आप ला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनहेरिट, कोई इनहेरिटेंट क्वालिटी नहीं होती है। हम्म, लाया जा सकता है, बट जनरली ये इननेट होता है। सो एप्टीट्यूड जो है, इट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एप्टस, एप्टस से आता है, मीनिंग, इसका मीनिंग होता है फिटनेस और टैलेंट, ठीक है। इट इज एन इनबॉर्न, इनबॉर्न इननेट एबिलिटी होता है परफॉर्म करने का कोई भी टास्क को, ठीक है, एक इनबॉर्न इननेट एबिलिटी होता है परफॉर्म करने का किसी भी टास्क को। So aptitude refers to what? Aptitude refers to individual's potential for acquiring some specific skills. इसीलिए आप देखना कि एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, एक सर्टेन जो है एप्टीट्यूड आप में जांच की जाती है, सी सेट जिसको कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, सी सेट। तो क्यों किया जा रहा है कि बंदा अगर सिविल सर्वेंट ले लिया तो क्या उसमें क्वालिटी है कि वो चीज़ों को एडॉप्ट कर लेगा, स्किल जो है डेवलप कर लेगा, इसलिए जांच किया जाता है। So aptitude refer to an individual's potential for acquiring some specific skills. Aptitude test is used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. अगर उसको ट्रेनिंग और environment दी जाती है तो वो क्या वो चीज़ को सीख पाएगा कि नहीं, इसलिए aptitude is very important. While interest जो है, interest is an individual preferences, कि भाई मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो आपका वो प्रीफरेंस है, ठीक है। So while interest is an individual's preference for engaging in one or more specific activities relative to others, ठीक है। Aptitude is different from interest, as one may have an intense interest in football but not enough aptitude to succeed in career as a footballer. मान लीजिए आप में इंटरेस्ट है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या फिर फुटबॉलर, मैं फुटबॉल खेलूंगा, खेलता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, आप में इंटरेस्ट है, लेकिन आप में एप्टीट्यूड नहीं है, आप में वो क्वालिटी नहीं है कि आप इसकी स्किल को सीख पाओ किसी भी वजह से, तो आपका कैरियर फुटबॉलर के तौर पे बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही सिविल सर्वेंट में भी एप्टीट्यूड की कमी होगी, इंटरेस्ट है खाली तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, काम नहीं चलेगा। सो इंटरेस्ट इज परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट इज प्रीफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, वाइल एप्टीट्यूड इज पोटेंशियल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द प्रीफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, while aptitude is important and it is the potential to perform that duty or that activity. So interest is somewhat linked to attitude, while aptitude is skill to do certain task in particular way, ठीक है, कि भाई आप में एप्टीट्यूड है तो आप वो बहुत अच्छा करोगे, बट इफ ए पर्सन पोसेस बोथ क्वालिटी ही बिकम्स सक्सेसफुल इन दैट फील्ड। फॉर एग्जांपल रामानुज, रामानुज जो है मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, ही हैड इंटरेस्ट एज वेल एज एप्टीट्यूड इन मैथ, लेटर ही बिकम द ग्रेट मैथमेटिशियन। वैसे ही किंग ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर हैज एप्टीट्यूड एज वेल एज इंटरेस्ट इन क्रिकेट, दैट्स व्हाई ही बिकम गॉड ऑफ क्रिकेट, दैट्स व्हाई ही बिकम गॉड ऑफ क्रिकेट। If one has interest to become civil servant but does not have aptitude, he will not be successful as a civil servant, not at all. For example, while in recruitment process, UPSC ने ask a qualifying paper of 33% CSET का इसने जो है लाया है ऑलरेडी,
टू चेक मिनिमम लेवल ऑफ एप्टीट्यूड। आप में होना चाहिए इतना तो भाई एज ए कैंडिडेट, अगर आप में इतना भी नहीं है तो आप बेकार हो, आप नहीं सेलेक्ट किया जा सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू mention here that many candidates are unable to clear CSET cutoff, so they lacks aptitude here. Although for may have a lot of interest in civil services, but if they are not able to clear CSET examinations, they will anyhow, if they become the civil servant, they will not be successful as a career in civil servant. In civil servant must possess intelligence quotient to better understand the depth of the problem and give solution among the adversities, and this skill comes from the aptitude, इसलिए important है। aptitude can be acquired, ठीक है। मैं बोला था शुरू में ही कि हालांकि है ये एक innate inborn quality है, but it can be acquired too. So aptitude can be acquired also through rigorous practices, and desire to do practice comes from interest. Aptitudinal component है ये, attitudinal component से हो सकता है aptitude आ जाए। So a person by doing laborious work along with a smartness can develop the quality of aptitude, latter can become a successful civil servant also. Physical fitness requirement right come in the term of aptitude barrier. For example, handicap candidates cannot be posted for failed jobs like police. Hence, both qualities are required along with others to be successful civil servants. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 12 नंबर। चलिए भाई साहब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है 12 नंबर कि टोलरेंस इज सुप्रीम फंडामेंटल वैल्यू। बिल्कुल बेसिक वैल्यू है टोलरेंस, सुप्रीम है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। अगर आप टोलरेंट नहीं हो, आपको हर चीज में प्रॉब्लम ही दिखता है, बर्दाश्त नहीं होती है किसी की भी कोई एक्टिविटी, तो आप क्या सिविल सर्वेंट बनेगा रे, है ना। सो आई देखो यहाँ पे देखो आंसर में, ये एक वोल्टायर का स्टेटमेंट है, कोट है, कोटेशन। आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। वोल्टायर कहते हैं, ठीक है, कि आपका राइट टू से है, बट मैं हो सकता है कि मैं आपकी इस बात को डिसअप्रूव कर दूं कि भाई आपकी बात सही नहीं है, बट आप बोलोगे ये मैं मरते दम तक जो है इंश्योर करूंगा। वोल्टायर ने कहा था, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। टोलरेंस इज रिस्पेक्ट। टोलरेंस क्या है? रिस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, अप्रिसिएशन है फॉर दोज हुज ओपिनियंस, प्रैक्टिसेस, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी एक्सेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ओन्स वंस ओन। ठीक है, तब भी आप टोलरेंट हो कि मान लो आपके पास एक अमेरिकन आ जाए, आपको भले ही उससे नफरत है, ठीक है, लेकिन उसने बहुत तमाम आपके बारे में गलत सलत सोचता है, लेकिन आप टोलरेंट हो, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, उसको रेस्पेक्ट ही कर रहे हो। भाई ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रेस्पेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट कर रहे हो, अप्रिसिएट करते हो उसके ओपिनियन को, आपसे डिफरेंट है, ठीक है, आपसे डिफरेंट है, बट आप उसके रेस को, रिलीजन को, नेशनैलिटी को, उसके ओपिनियन को, प्रैक्टिसेस को अप्रिसिएट कर रहे हो। सो टोलरेंस इज रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन फॉर दोज whose opinions, practices, race, religion, nationality, etc. are different from one's own. For example, Akbar जो है, किंग अकबर, he was Muslim by religion but he was religious tolerant and proposed the concept of सुलह कुल। सुलह कुल का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, thereby bringing peace in empire। ठीक है, किंग अकबर was a Muslim ruler by religion, he was religious tolerant, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन होने के बाद भी वो हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे, एंड प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल, देयर बाय ब्रिंगिंग पीस इन द एम्पायर। टॉलरेंस इज हार्मोनी। टॉलरेंस जो होता है, इट इज हार्मोनी इन डिफरेंस। ठीक है, हार्मोनी, अगर आप डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रेस है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, फिर भी आप टॉलरेंट हो, तो आप हार्मोनी उसमें ही बना रहे हो। इट इज नॉट ओनली मोरल ड्यूटी बट लीगल एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट टू। It is a virtue that makes peace possible. It is a virtue that makes peace possible. Contribute to the replacement of culture of war by culture of peace.
टॉलरेंस जो है वो क्या करता है, कल्चर ऑफ वार को रिप्लेस करता है कल्चर ऑफ पीस से, उसमें कंट्रीब्यूशन मेजर देता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि टॉलरेंस इज एन एक्टिव एटीट्यूड। टॉलरेंस क्या है, एक एक्टिव एटीट्यूड है जो कि प्रोमोटेड बाय रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ अदर्स। आप दूसरे ह्यूमंस को भी रेस्पेक्ट करते हो, उसके फंडामेंटल फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड है आप में, तो आप टॉलरेंट हो। इट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अपहोल्ड्स ह्यूमन राइट्स, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अपहोल्ड्स ह्यूमन राइट्स, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ डोगमेटिज्म, इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ डोगमेटिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, कि आप एक डोगमा आपके मन में आ गया कि ये रिलीजन तो ऐसा ही होता है, तो आप उसको टॉलरेंट नहीं कहते हैं। अगर आप में वो रिजेक्ट करने की क्षमता है, एब्सोल्यूटिज्म को रिजेक्ट करने की क्षमता है, एंड अफर्म द स्टैंडर्ड सेट आउट इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट, तब आप मानोगे, माना जा सकता है कि आप टॉलरेंट हो। इंपॉर्टेंस क्या है भाई टॉलरेंस का, तो एक सिविल सर्वेंट जो है, सिविल सर्वेंट पोस्टेड इन ए स्टेट अदर देन हिज ओन इफ नॉट टॉलरेंट में फेस प्रॉब्लम इन एडॉप्टिंग एंड डेडिकेटिंग himself to the service of the people. It is necessary value to pursues ideals of secularism. जैसे मान लो आप एक मुस्लिम हो, आप हिंदू डोमिनेंट एरिया में चले गए पोस्टेड, तो क्या आप वहाँ पे दूसरे को डिसलाइक करोगे, या आप हिंदू हो तो मुस्लिम को डिसलाइक करोगे? इनटॉलरेंस ब्रीड्स इनजस्टिस। अगर आप टोलरेबल हो तो आप इनजस्टिस करोगे ही करोगे, ठीक है। मान लो आप बैठे हो, आप एक बड़े किसी पोस्ट पे बैठे हो मान लो, और वहाँ पे कम्युनिटी है जो आप उसको पसंद नहीं करते, उसको उसके लिए आप टॉलरेंट नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उसको कहीं ना कहीं इनजस्टिस करोगे। सो इनटॉलरेंस ब्रीड्स इनजस्टिस, वायलेंस, देयर बाई अफेक्ट द डेवलपमेंट इन कल्चरली डाइवर्स नेशन। भारत में तो होना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस। अब वही बात की गई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एज इंडिया फोकसेस इन इक्वालिटी इन ऑल टर्म्स, सो weaker section, vulnerable section are unable to take care of their own, and only tolerant civil servant जो है he can help them. Not being tolerant will make civil servant rigid in his approach towards solving the problem. तो ये एक दिक्कत की बात है, आपको रिजिड बना देगा अगर आप टॉलरेंट नहीं हो तो। प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी में आप रिजिड हो जाओगे, फर्दर इट विल ड्यून हिज ओन पर्सनालिटी एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच इज नीडेड। थर्ड देखिए इंपॉर्टेंस, इट गिव्स करेज टू फाइट फॉर अदर्स राइट्स, ठीक है। अगर आप टॉलरेंट हो तो दूसरे के आप में करेज आएगा कि भाई नहीं, बंदा दूसरे रिलीजन का है तो क्या है, दूसरा लैंग्वेज बोलता है तो, दूसरे कास्ट का है तो क्या हो गया, दूसरे जगह का है तो क्या हो गया, मैं उसके लिए लड़ूंगा, मेरा काम है ये और मैं करूंगा। फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन माइनॉरिटीज, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। बेटर डिसीजन होगा अगर आप टॉलरेंट हो तो। इट अवॉइड्स इम्पल्सिव डिसीजन, इट बाइज टाइम एंड हेल्प इन मिनिमाइजिंग लॉसेस, तो बेटर डिसीजन आपका हो जाता है। और क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस इज वेरी नेसेसरी टू टैकल क्राइसिस लाइक राइट्स, जब राइट्स हो जाए, मूव आउटरीच हो जाए, डीलिंग विद पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड टेकिंग बेस्ट डिसीजंस। तो ये सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से नॉट ओनली, अब आप जनरल पीपल भी हो तब भी आपको टॉलरेंट होना चाहिए। सिक्स्थ देखिए, विदाउट टॉलरेंस एंड हार्मोनी द लास्टिंग पीस ऑफ सोसाइटीज कांट बी मेंटेन्ड। अगर आप टॉलरेंट नहीं हो तो लास्टिंग पीस नहीं होगा, लॉयल्टी फॉर ईच अदर कैनट बी जनरेटेड। सो वैल्यू ऑफ टॉलरेंस इज एट द कोर टू द सिविल सर्वेंट टू ब्रिंग डेवलपमेंटल एंड सोसाइटल चेंजेस इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th क्वेश्चन देखेंगे। 13th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इन्फ्लुएंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, हाउ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसॉशन कैन ब्रिंग आउट बिहेवियरल चेंज। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस, मान लो कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो और वो सोसाइटी जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, वहाँ पे सभी जो है क्लीन रहते हैं, नीटनेस रखते हैं। आप वहाँ पे पहले किसी सोसाइटी में तो बहुत गंदे सोसाइटी में रहते, तो आपकी आदत हो गई ये गंदगी में रहने की, आप उस सोसाइटी में आ जाओ तो उसका इन्फ्लुएंस आप पे पड़ेगा, आप भी नीट रहना शुरू कर दोगे। दिस इज कॉल्ड सोसाइटल इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये तो मैंने एक डायमेंशन से, एक एग्जांपल से बताया।
चलिए, सो सोशल सोशल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व्स इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एफर्ट्स टू चेंज अनदर्स पर्सन्स बिलीफ, एटीट्यूड और बिहेवियर। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व्स इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एफर्ट्स है टू चेंज अनदर पर्सन्स बिलीफ, एटीट्यूड और बिहेवियर। इट ऑल्सो it also comprises the way in which individual adjust the ways in which individual adjust their behavior to meet the demand of social environment। जैसे मैंने बताया कि आप गंदगी से आए कहीं पे, किसी से सोसाइटी में आ गए तो साफ सुथरी है, तो आप भी साफ सुथरा रहना शुरू कर दोगे, उस सोसाइटी के नॉर्म्स को अपनाओगे। अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस क्या क्या है। कंप्लायंस नंबर वन, बिहेवियर्स चेंजेस बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया सोसाइटी ने कि भाई ये करो ना प्लीज, तो आप मान गए। कंफर्मिटी, बिहेवियर्स चेंजेस बेस्ड ऑन द सोशल प्रेशर। ठीक है। परसॉशन, कोई प्रसॉट कर रहा है आपको। ओबेडियंस, बिहेवियर चेंज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। कंप्लायंस, कंफर्मिटी, परसॉशन, ओबेडियंस हो सकता है। ठीक है। कंप्लायंस में क्या है? बिहेवियर चेंज होता है बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। कंफर्मिटी में क्या होता है? बिहेवियर चेंज होता है बेस्ड ऑन द सोशल प्रेशर। परसॉशन में तो कोई मना ही लिया आपको। ओबीडियंस में क्या होता है? बिहेवियर चेंज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन अथॉरिटी। होता क्या है कि जैसे एग्जांपल पे मैंने सोसाइटी में एक क्लीन सोसाइटी मोहल्ला का एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें बनी होती है। RWA जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, कई बार देखना वो कहती है कि भाई आपको कचरा यहीं डालना है तो यहीं डालना है, तो वो एक नॉर्म है, इंस्ट्रक्शन है अथॉरिटी के द्वारा, वो आप मानोगे तब भी आपका बिहेवियर चेंज होगा। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स व्हाट। सोर्सेस ऑफ इन्फ्लुएंस जो होते हैं वो आप सोसाइटी में कौन हो सकता है? आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर्स हो सकते हैं, हॉबी इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकता है, चैरिटी कंपनियां हो सकती है जो आपके सोसाइटी में आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ड्यूरिंग कोविड 19 गूगल यूज टूल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। कोविड 19 के समय में गूगल ने क्या यूज किया? सोशल इन्फ्लुएंस का टूल यूज किया ताकि स्प्रेड किया जा सके अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ सोशल फिजिकल डिस्टेंस। अर्ज किया गया था कि 2 हाथ की दूरी है जरूरी, ऐसे करके बोला गया था। एज वेल एज मेंटेन्स गुड हेल्थ हाइजीन लाइक वियरिंग मास्क, सोशल सेल्फ आइसोलेशन, वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली। कई बार आप देखते थे ना सोसाइटी में कि आप जा रहे हो कोरोना पीरियड में एंड एवरीबॉडी इज मास्क्ड, तो आप क्या करते थे? मास्क आप अगर नहीं लगाए हो तो लोग आपको घूर के देखते थे, और कई लोग आपको डांट सकते हैं कि यू आर रोमिंग अराउंड एंड कैरिंग द रिस्क टू द सोसाइटी, दिस इज नॉट गुड, ऐसे करके बोल सकता है। एंड कई बार जैसे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया, तो वो भी एक सोसाइटल प्रेशर है। नॉर्म्स बना के लगाया गया कि भाई आपको अगर एयर ट्रैवल करना है तो आपको जो है आपको इंजेक्शन मिलना चाहिए था उस समय, तो वो नॉर्म की तरफ हुआ था, वो ओबेडियंस कहेंगे उसको। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश से इन्वायरमेंटलिस्ट थी, है इनफैक्ट यूजेस सोशल इन्फ्लुएंस टेक्निक्स टू अर्ज मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन करके इन्होंने चलाया था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। ऑल्सो सोशल इन्फ्लुएंस एंड जो परसोशन है आर की टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज टू सॉल्व इमर्जिंग इशूज लाइक कास्ट सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है भाई। सोसाइटी अगर प्रेशर बनाए, किसी सोसाइटी में चले जाओ जहाँ पे कास्ट नहीं वो मानते, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस आएगा। बड़े लोग, कोई बड़ी सेलिब्रिटी जाके बोलेगी कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत असर होगा। पैट्रियार्की, क्लाइमेट चेंज, सोसाइटी, इन सभी पे जो है इन्फ्लुएंस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएन टेकिंग हेल्प यूनाइटेड नेशन टेकिंग हेल्प ऑफ पॉपुलर फिगर टू प्रमोट कैंपेन फॉर क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर इक्वालिटी। खान करीना कपूर खान को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था यूनिसेफ का। इंदौर वुमेन कॉर्पोरेशन प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल इन सोशल इन्फ्लुएंसिंग एंड प्रोजोटिंग पीपल ऑफ इंदौर टुवर्ड्स क्लीननेस। काफी ज्यादा सोशल कैंपेन चलाया गया। सोशल कैंपेनिंग इज पार्ट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। द बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स क्लीनलीनेस The behavioral change towards cleanliness led to top ranking of इंदौर। 6 टाइम्स ये टॉपर बना है 2022 में, और फिर से बन गया। स्वच्छ भारत मिशन जो आता है उसके तहत जो रैंकिंग होती है क्लीनेस्ट सिटी की। कैंपेनिंग ऑफ वेरियस सोशल स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आर डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। वाइल उज्ज्वला योजना गिव इट अप, ये भी एक सोसाइटल अर्ज था कि भाई आपको जो है प्रजोशन किया गया था, कि आपको प्रजॉट किया जा रहा था कि भाई प्लीज गिव इट अप फॉर दोज हु आर नीडी अबाउट इट, तो उसके लिए आपको छोड़ने के लिए बोला गया था।
On PM's persuasion during COVID-19, people of India voluntarily contributed to PM cares, एक फंड जो कि हालांकि चर्चा में आया, ऑपोजिशन ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि इसका कोई अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, बट इससे बहुत सारा हेल्प मिला कोविड-19 को बीट करने में। पीएम के प्रशासन पे ऐसा लोगों ने माना, वो भी एक सोसाइटल प्रेशर है, इन्फ्लुएंस है। In Nasa Mukti Kendras, the authority adopts the social influence and persuasion technique along with the other efforts to bring about behavioral changes among the people, smokers को लेकर। Thus, behavioral change comes from positive influence, positive social pressure कह सकते हैं, positive persuasion and social influence. A leader put all efforts to bring social behavioral change in society. Very important. चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपैशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन इन सिविल सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, नीड इज देयर। अगर आप कंपैशनेट नहीं हो तो यू विल नॉट को सफर, यू विल नॉट शेयर द सफरिंग ऑफ द वीकर सेक्शन, यू विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कंपैशन जो है इट इन्वॉल्व्स हायर डिग्री, कंपैशन जो है, कंपैशन इन्वॉल्व्स हायर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशन देन एम्पैथी। ठीक है, कंपैशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स हायर डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशन देन एम्पैथी। तो एम्पैथी और कंपैशन में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। ओके, सो पुटिंग oneself to someone else, so to understand what they are going through is empathy। ठीक है, पुटिंग वन सेल्फ टू समवन एल्स सो टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इज एम्पैथी। बट कंपैशन एज पर वन टू एक्शन। ठीक है, एम्पैथी क्या है, आप बस उसके दर्द को देखोगे, महसूस करोगे। बट जब अगर आप कंपैशनेट हो देन यू विल डू समथिंग टू एलिविएट दैट प्रॉब्लम। So empathy at work is compassion। ठीक है, empathy at work is compassion। So it is co-suffering। ठीक है, compassion क्या है, co-suffering है। feeling motivated to relieve others cause, it is the core teaching of Buddhism, जिसे हम करुणा कहते हैं। ठीक है, करुणा, it is core teaching of Buddhism that is called करुणा और compassion। ओके, कि आप दूसरे की सफरिंग को कैसे को शेयर कर लो। A person having value of compassion are intrinsically motivated for social welfare। एग्जाम्पल मदर थेरेसा, M.K. गांधी, ये सब सोसाइटी के दर्द को शेयर किया, अपने कंधों पे उठाया इन्होंने। कंपैशन entails 5 elements that apply to the self or others। नंबर 1, रिकॉग्नाइजिंग सफरिंग। सबसे पहला काम क्या होगा कंपैशन में, आप दूसरे की सफरिंग को रिकॉग्नाइज करोगे। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सैलिटी ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, आप अंडरस्टैंड करोगे यूनिवर्सलिटीज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। फीलिंग फॉर द पर्सन सफरिंग एंड इमोशनली कनेक्टेड विद देयर डिस्ट्रेस। ओके, आप उसके फीलिंग को समझोगे। अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सलिटी ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, फीलिंग फॉर पर्सन, दूसरे के लिए आपको फीलिंग आएगी, पर्सन सफरिंग एंड इमोशनली कनेक्टिंग विद देयर डिस्ट्रेस। फोर्थ नंबर जो है, टोलरेटिंग एनी अनकंफर्टेबल फीलिंग अराउज्ड लाइक फियर, डिस्गस्ट, डिस्ट्रेस, एंगर, सो दैट वी रिमेन एक्सेप्टिंग एंड ओपन टू पर्सन इन देयर सफरिंग। ठीक है, हम डर, भय, डिस्गस्ट, डिस्ट्रेस को टोलरेट करेंगे तब जाके उसकी मदद कर पाएंगे। फिफ्थ नंबर देखेंगे, फिफ्थ नंबर, एक्टिंग और बीइंग मोटिवेटेड टू एलिविएट सो, acting or being motivated to alleviate so, a civil servant requires value of compassion along with emotional intelligence to solve the problem। ठीक है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ कंपैशन रहेगा तो आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, कंपैशन इज रेफर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीकर सेक्शन। हमारे देश में वीकर सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, as they are vulnerable in the society and unable to manage themselves by own, so responsibility is given to the public servants कि भाई आप उनके दर्द को, दुख को दूर कीजिए, उन तक रीच आउट कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनिए, समझिए, फियर नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ों को टोलरेट कीजिए और फिर उनको सॉल्व कीजिए। दिस वैल्यू इन सिविल सर्वेंट
will enable them to understand the real problem at ground level and be motivated in coming up with innovative solutions. For example, apart from lack of funds, आईएएस जो आर्मस्ट्रॉन्ग पामे थे, ये बार बार इनका नाम आएगा, आईएएस ऑफिसर आर्म्स आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग पामे आउट ऑफ कंपैशन बिल्ड फेमस पीपल्स रोड, 100 किलोमीटर का बनाया मणिपुर में बिना ही फंड के, पीपल्स रोड कहा गया। गांधी जी, सेकंड एग्जांपल देखिए, गांधी जी को सफर्ड विद द कंडीशन ऑफ दलित्स, ही out of compassion formed Harijan Sevak Sangh for the cause of Dalits and fought a war for eliminating untouchability from the society। ठीक है, तो ये भी क्या को शेयरिंग है। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल एनिमल वेलफेयर यानी कि पेटा और WWF इंडिया, ये एक अलग एग्जांपल है। फोर्थ देखिए, कंपैशन फॉर नेचर, बिश्नोई समाज जो राजस्थान में, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट चलाया इन्होंने, बाबा आमटे नर्मदा बचाओ चलाया, इज अ रिजल्ट ऑफ कंपैशन। ये सभी क्या है, कंपैशन का ही रिजल्ट है। फिफ्थ देखिए, अफर्मेटिव एक्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15-16, ये भी जो है एक कंपैशन का एग्जांपल है। सिक्स देखिए, सर्वोदय कॉन्सेप्ट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, सबका उदय सर्वोदय। सो कंपैशन क्वालिटी इज वेरी नेसेसरी टू ब्रिंग इंक्लूसिव growth in the society, making feel empowered to weaker sections and fulfilling constitutional objectives of the welfare state। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जैसे 15 नंबर, क्राउड इज ए टेम्पोररी ग्रुप विच इमीडिएटली कलेक्ट एट वन प्लेस इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सीडेंट या फिर प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्राउड बिकमिंग वायलेंट इज ऑलवेज पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा मैंने देखा है वायलेंट होते हुए। मेनी टाइम्स दिस क्राउड क्रिएट्स unnecessary situation of the violence through which persuasion method the crowd may be controlled and satisfied, explain। तो ठीक है, परसोसन की ही बात है। तो सो परसोसन इज ए प्रोसेस, परसोसन क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच ए पर्सन अटेम्प्ट्स टू चेंज द ओपिनियंस, खासकर सिविल सर्वेंट ये काम करता है, ओपिनियन चेंज कर देता है अपने परसोसिव एटीट्यूड की वजह से, एंड एटीट्यूड ऑफ अनदर बाय ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेटिस्फाई करता है उनको, प्रजोट करता है, ये है, ये साहब ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे मत करो, ये है ना। देन one person will purposefully attempt to convince the other to change their mind, this is an act of persuasion। crowd management is one of the toughest tasks as their intention and emotional state is very high। ठीक है, for some specific purpose or demand, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्राउड मैनेजमेंट इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क एज देयर इंटेंशन एंड इमोशनल स्टेट इज वेरी हाई फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और डिमांड। फॉर एग्जांपल, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट हुआ था 2011 में, ठीक है, जिसमें अन्ना हजारे का रोल, आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन, अग्निवीर स्कीम प्रोटेस्ट केस आया था बिहार में, कितना वायलेंट हो गया था। ठीक है, दिल्ली राइट्स हुआ था कोविड-19 के समय में, खरगोन कम्युनल वायलेंस केस 2022 का, एंटी सीएए प्रोटेस्ट देख लो, फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड मेनी मोर। हियर द कॉमन थिंग इज पब्लिक इन्फ्लुएंस बाय पार्टिकुलर ओपिनियन, एक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो गए, गैदर हो गए, और समटाइम्स फ्यू मिसक्रिएंट्स जो है वो मूव को क्राउड या वायलेंट बना सकते हैं। A leader having good persuasion, a leader having good persuasive skill will try to control the emotions of public, definitely satisfies the protesting leader with the fact and figure, call them for dialogue and discourse and put every efforts to restore the peace। ये बहुत जरूरी है। Ethos in the persuasive technique that appeals to person's ethical consideration, establishing a sense of credibility and rapport with other person। एग्जाम्पल के तौर पे, ऑफिसर ड्यूरिंग ट्रिपल तलाक प्रोटेस्ट used ethos method to persuade Muslim community to be rational and respect women's rights। As a result, we have got triple talaq law। इसके अलावा pathos, if focus on pathos क्या होता है, it focus on the playing to individuals emotions, operator using
operate using descriptive language, tells relatable stories or has visual aids, तो उसे पैथोस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फार्मर प्रोटेस्ट officers belonging to farmers community tried to convince the farmers through relatable stories, वर्ल्ड की स्टोरी हो, इंडिया की स्टोरी हो, रियल इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट बताने की कोशिश की गई, एंड फाइनली पुट फार्मर्स लीडर्स टू डायलॉग टेबल. अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट सक्सीड एनीवे. इफ मोब बिकम वायलेंट, अगर मोब वायलेंट हो जाती है, वी कैन यूज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. देन इन दैट केस कोअर्सिव प्रशासन हो सकता है टेक्निक, ठीक, कैरेट स्टिक पॉलिसी लगानी पड़ती है टू पुट स्टॉप ऑन वायलेंट एक्टिविटीज. ये जरूरी हो जाता है कई बार. इट मे ऑल्सो इंक्लूड थ्रेट ऑफ बुलडोजर गवर्नमेंट गवर्नेंस अगेंस्ट पर्सन इन्वॉल्व इन डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी. इट शुड यूज वेरी रेयर. हो सकता है बुलडोजर एक्शन, जैसे कि कई सारे वायलेंट जो एक्टिविटी कई लीडर्स ने करवाए हैं तो उनका घर ही तोड़ दिया जाता है कई बार. तो बट ये मतलब उतना अच्छा बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं होता है, बहुत रेयर यूज करना चाहिए. यूज ऑफ आईपीसी सेक्शन 144, जहाँ पे बोला जाता है कि लेस देन, मतलब एक ये है कि मोब को एक जगह इकट्ठा ही नहीं होने दो. सो यूज ऑफ आईपीसी सेक्शन 144, रिजर्विंग फोर्स एंड कम्युनिटी पोलिसिंग, local intelligence unit could be taken to restore the peace or stop violence. Violence bring coercive action too, while प्रशासन gives constructive action और solution. तो हमेशा प्रशासन ज़्यादा बेटर होता है, वायलेंट एक्शन अच्छा नहीं होता है. खैर वो भी जरूरी हो जाता है कई बार. चलिए अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल कहता है कि आरटीआई इज नॉट ओनली अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट बट इट essentially redefines the concept of accountability. बिल्कुल भाई सही बात है. राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको इनेबल करता है कि आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हो गवर्नमेंट से, ठीक है, किसी भी चीज़ की गवर्नमेंट बॉडी से आप जो है ले सकते हो इन्फॉर्मेशन. तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को ये प्रमोट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरटीआई इज नॉट ओनली अबाउट सिटीजन्स एम्पावरमेंट बट इट इज इसेंशियली रीडिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सो कह सकते हैं कि आरटीआई जो है, आरटीआई इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ सिटीजन एम्पावरमेंट इन द रिसेंट टाइम्स ड्यू टू इट्स रोल इन मेकिंग द सिस्टम ट्रांसपेरेंट. इसने क्या किया, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया, अकाउंटेबल किया सिस्टम को. द अकाउंटेबिलिटी फैक्टर outweighs all other factors due to its role in keeping the government responsible. अब इसको और सब्सटेंशिएट करेंगे. हाउ आरटीआई डिलीवर्स ऑन अकाउंटेबिलिटी, कैसे आरटीआई जो है डिलीवर करता है अकाउंटेबिलिटी पे. सो लीगल नेचर जो है आरटीआई का, इट मेक्स इट लीगली इन्फोर्सिबल अनलाइक सम अदर प्रोविजंस. ठीक है, लीगल नेचर जो है आरटीआई का, इट मेक्स इट लीगली इन्फोर्सिबल अनलाइक सम अदर प्रोविजंस. आरटीआई इज लीगली इन्फोर्सिबल इफ ए पर्सन इज अनेबल टू गेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है भाई, अगर आप मांग रहे हो इन्फॉर्मेशन, कोई नहीं दे रहा है, तो लीगली आप आरटीआई डाल के लीगली आप ले सकते हो. वन कैन अप्रोच हायर अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट देखिए, कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत मांगी जाती है तो वो देनी पड़ती है. सो इन्फॉर्मेशन बाय आरटीआई हैज लेड टू लेजिटिमेट डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज बाय ऑफिसर्स, raised a standard of public services through information in public officers and do their duty more diligently for not getting penalized, thus reaffirm to concept of accountability. पहले क्या था, इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे तो उनको पेनाल्टी नहीं लगाई जाती थी, अब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अब अगर नहीं दोगे तो लगाई जाएगी आप पे. तो कहीं ना कहीं उनकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी को ये बिल्कुल लीगली बाइंडिंग कर देता है. थर्ड नंबर देखिए, कहता है कि इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. आरटीआई के आने से क्या हुआ, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा है, अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस की बढ़ी है. ग्रेटर एक्सेस ऑफ सिटीजन टू इंफॉर्मेशन लेड टू increase responsiveness of government to the community need, thereby ensuring evidence based planning and transparency. जैसे कि डिजिटल ऑडिट्स वगैरह भी हो जाती है इससे. तो ठीक है, इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस होता है इसके थ्रू. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. फोर्थ नंबर, इट प्रिवेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स. बिल्कुल भाई, अगर कोई बंदा चाहे कि मिसमैनेज कर लूँ फंड्स का, तो मैं आरटीआई लगा के मांग लूंगा इन्फॉर्मेशन, कहाँ खर्चा किया, कितना खर्चा किया, किसको दिया, बिल दिखाओ, ये करो.
So RTI allows people to query the funds utilized by administration towards a particular objective. It prevented financial mismanagement of public fund for unethical use. एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि RTI क्वायरी ऑन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ए पर्टिकुलर स्कीम अगेंस्ट इट्स एक्चुअल बजटरी एलोकेशन, वो मांग सकते हो आप। तो ये प्रिवेंट करता है मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स को। पांचवा नंबर देखो, फिफ्थ नंबर कहता है कि मॉनिटरिंग ऑफ क्वेश्चन मेकिंग, ठीक है, monitoring of question making. This tool can be used to get information on decisions and steps of administration on various accounts. This help in dealing with the wrong action that can be taken by official. Example के तौर पे RTI application जो है, RTI application asking region for selecting a particular site for construction public office. अब देखो छठा नंबर देखो, टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होता है। आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, फोर्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन को टू टेक डिसीजन विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। प्रीफरेबली ये 30 दिन के अंदर देना होता है, डिस्पोज ऑफ करना होता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिकरिंग कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एप्लीकेशन आस्किंग फॉर टाइम नीडेड टू फुलफिल ए वैकेंट सीट, तो अगर आप यही पूछ लोगे तो वो बताना पड़ेगा कि भाई हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो एक बार बता दिया, अगर उसमें फर्दर डिले करेंगे तो आप पहुंच जाओगे। दस आरटीआई इंडीड has been a very useful tool for enforcing accountability in administration, but it has to be used as a tool for positive outcomes, not negative, not as a blackmailing mechanism that reduces efficiency of administration। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पे लॉजिकल रहना पड़ेगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल्स द एथिकल इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं वो बताना है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की जा रही है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज a structure of rules and practices and processes used to direct and manage a company। ठीक बात है, अच्छा सा ये एक इंट्रोडक्शन है, दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूल्स प्रैक्टिसेस एंड processes used to direct and manage a company. It ensures adherence to rule of land and ethical norms. Its purpose is to, इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। ठीक बात है, इट्स पर्पस इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड रनिंग द कॉर्पोरेट बाय एडॉप्शन ऑफ बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दैट शोज ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स and running the corporate by adoption of best governance practices that shows transparency, suitability and inclusiveness. Recently Indian government formed Uday Kotak Committee for Corporate Governance। ठीक है, उदय कोटक कमिटी बनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो इसके तहत जो अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स इन इंडिया, द प्रोसेस इज ऑब्सक्योर एंड आर स्टिल बाय वे ऑफ वर्ड ऑफ माउथ और फेलो बोर्ड मेंबर रिकमेंडेशन पे होता है। तो ये जो है थोड़ा सा क्लियर कट होना चाहिए कि कैसे होगा अपॉइंटमेंट, जो होगा कैसे होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। फर्दर अपॉइंटमेंट इन बोर्ड लैक्स जेंडर पैरिटी टू, मतलब होता है मेल डोमिनेंस देखने को मिलेगा, वीमेंस यहाँ पे कम ही मिलेंगे। ठीक है, कम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओनली अगर देखोगे तो 12.4% जो है, 12.4% पार्टिसिपेशन है वुमेन का एज अगेंस्ट 15% वर्ल्ड एवरेज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उसके हिसाब से काफ़ी कम है। इंडिया में ओनली 12.4% ही है, जबकि वर्ल्ड में क्या 15% है। इसके अलावा लैक ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज लैक ऑफ ट्रू इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट इज बिगेस्ट कंसर्न इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है भाई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि एक बंदे का कुछ अलग इंटरेस्ट है, दूसरे का अलग है। जैसे कि चैलेंज ऑफ मैनेजर टू प्रॉस्पर देमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ स्टेक होल्डर्स। Role of Chandra Kochar is in giving loan to Videocon benefiting her husband। ये conflict of interest का एक बहुत अच्छा केस है। Decision taken by independent director seems to be biased। ठीक है, decisions taken by independent director seems to be biased one, thereby they are unable to check unethical practices of the promoters। पांचवा देखिए, कहता है कि सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट इन केस ऑफ फैमिली रन कंपनीज ऑफ इंडिया, ये भी होना चाहिए। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन भी है एक इशू बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में।
Many tech giants are shifting their profits to low tax country, जिसे टैक्स इवेशन भी कहते हैं और टैक्स हेवंस भी कहा जाता है, हेवंस, लो टैक्स प्लेसेस को, ठीक है, ताकि एक्सप्लॉइट कर सके ग्रे एरियाज इन टैक्स लॉज टू प्रैक्टिस टैक्स अवॉइडेंस। सेल कंपनीज जो कि फेक होती हैं फैसिलिटेट्स मनी लॉन्ड्रिंग टू, वो बस कॉपी पे पेपर पे कंपनी है, फोटे पे जाओगे तो कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है, फ्रंट पे कुछ भी नहीं है। सेवेंथ देखिए, इशू ऑफ कॉर्पोरेट स्कैम्स, इशू ऑफ कॉर्पोरेट स्कैम्स भी है। प्रॉफिट ओरिएंटेड greed of companies along with the poor financial literacy among general public make them vulnerable। कंपनी एंड ऑडिटर नेक्सस भी होता है, जैसे शारदा चिट फंड है स्कैम, सत्यम कंप्यूटर्स का स्कैम, ये भी है। मोनोपोलाइजेशन का एक इशू है भाई, बिग फर्म जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है, ट्राइज टू मोनोपोलाइज द मार्केट एंड लेटर गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड टू। लो कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉ है, पुअर सोशल सिक्योरिटी नेट है, इनफॉर्मलाइजेशन है, नहीं चाहती कोई भी कंपनी की भाई फॉर्मल एम्प्लॉय को हायर करे, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा ना उसको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका दिक्कत हो जाएगा। कंप्लायंस नहीं करती है कॉर्पोरेट सोशल, सीएसआर भी कम देती हैं, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें जो है सोसाइटी के लिए कुछ पैसा आना चाहिए था प्राइवेट फंड से, तो वो भी नहीं हो पा रहा है आजकल, देखा जा रहा है उसमें भी दिक्कत है। नेक्सस बिटवीन लाला बाबू एंड नेता टू प्रमोट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ठीक है, नेक्सस बना हुआ है लाला। लाला कौन होते हैं? लाला होते हैं जो मनी लेंडर्स होते हैं, बाबू जो ब्यूरोक्रेसी है, नेता, इनका नेक्सस बना हुआ है ताकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो सके। एथिकल इश्यूज शुड बी रिजॉल्व्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। चलिए अगेन एक एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स should be taken according to you to prevent corruption in the society। एक्सप्लेन करना है भाई, ठीक है भाई, आप सोचो, आप आंसर करो इसको। सबसे पहले तो आप बताओगे कि करप्शन होता क्या है। करप्शन रेफर्स टू यूज अ फॉर्मल अथॉरिटी। क्या है भाई यहाँ पे? फॉर्मल अथॉरिटी। क्या यहाँ पे इनफॉर्मल अथॉरिटी की बात की गई है? नहीं। किसकी बात की गई है? तो फॉर्मल अथॉरिटी की। करप्शन रेफर्स टू यूज ऑफ इनफॉर्मल अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन्स, formal authority for personal gains। It is a form of dishonesty or criminal offense which is undertaken by a person or organization which is interested in a position of authority। लेकिन अथॉरिटी का गलत फायदा उठाकर करप्शन कर दिया उसने, in order to acquire illicit benefits or abuse power for one's personal gain। इसी को करप्शन कहते हैं। फिर से पढ़ देता हूँ, करप्शन refers to use of formal authority for the personal gains। It is a form of dishonesty or criminal offense which is undertaken by a person, organization which is interested in a position of authority in order to acquire illicit benefits or abuse power for one's personal gain। वो करता है ये सब काम। करप्शन इज इक्वल टू, देखेंगे बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। आप मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन लेते हो और अकाउंटेबिलिटी माइनस कर देते हो तो करप्शन हो जाता है, ठीक है। करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं करप्शन। मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे देखो कहता है कि मैन स्टील्स व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी लाइंग अराउंड लूज एंड नो वन इज वाचिंग, ठीक है। मैन कब चोरी करता है? बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, कोई वॉच डॉग नहीं है, चुरा लिया। वेरियस स्टेप टू कम्बैट करप्शन। नंबर 1, एडॉप्टिंग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। करप्ट अधिकारियों को फटाफट फायर करो। मेकिंग लॉ मोर रोबस्ट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो होना ही चाहिए। मेकिंग लॉ रोबस्ट, more robust with changing nature of corruption along with its enforcement in true sense। In case of India, Central Vigilance Commission काफी अच्छा काम कर रही है। It adopted multi-pronged strategy and approach to combat corruption, which includes punitive, preventive, participative vigilance। ये सब करती है ये, ठीक है। punitive, preventive, participative vigilance। लॉ लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में जो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। लोकपाल एक्ट आया था 2013 में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब आया था? 1988 में। लोकपाल एक्ट आया था 2013 में। आरटीआई आया था, जिससे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो सच इन्फॉर्मेशन ही तो दोगे। राइट टू सर्विसेज
जजेस इंक्वायरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2003 का, पीएमएलए, एंड बेनामी ट्रांजैक्शन प्रिवेंशन एक्ट आया था अलॉन्ग विथ रेटिफिकेशन ऑफ यूएन बेस्ड कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2011 में। दे आर द राइट स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब एक्ट्स भी आप कोट करेंगे। इसके अलावा आप कहेंगे कि विजिलेंस एजेंसीज जो है दे नीड टू बी गिवन अटमोस्ट ऑटोनॉमी, उनको रोक टोक मत में रखो, उनको ऑटोनॉमी दो टू फाइंड इरेगुलरिटीज, लाइक सीबीआई जैसे काम करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को, एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आओ ताकि करप्शन केसेस फटाफट सॉल्व हो। अब जैसे नीरव मोदी भागा है तो भागा ही है, विजय माल्या का केस सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, सोशल एफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एफर्ट पहले हमने देखा था कि जीरो जीरो टॉलरेंट पॉलिसी लेके आओ, लॉ काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाओ, ठीक है, कुछ लॉ ऐसे बनाओ जो मतलब एकदम फटाफट उसको टैकल कर पाए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे सोशल एफर्ट्स पे। सोशल एफर्ट्स में क्या कर सकते हैं, सोशल ऑडिट कराओ भाई, सोशल ऑडिट इन वेलफेयर स्कीम्स टू बी इंक्लूडेड लीगली। अभी तक ये इलीगल है, मतलब लीगल इसका स्टेटस नहीं है, होता तो है बट लीगल नहीं है, तो लीगली उसको बनाओ। सोशल ऑडिट इन वेलफेयर स्कीम्स टू बी इंक्लूडेड लीगली। बिहेवियल चेंज ऑफ पीपल, आप करप्शन के अगेंस्ट मुहिम चलाओ along with the breaking cycle of public cynicism against the corruption to एक्सेट्रा। स्पीक लाउड अगेंस्ट करप्शन होना चाहिए। विसिल ब्लोअर एक्ट है भाई एक करप्शन के अगेंस्ट में। एंड मोरल एजुकेशन टू बी इम्पार्टेड बाय एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन लाइक फैमिली, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन से शुरू से ही आपका पार्ट होना चाहिए, आपको सेंसिटाइज करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। पॉलिटिकल एफर्ट्स लाइक मोरल कोड ऑफ पॉलिटिशियंस, कोड ऑफ एथिक्स, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा तभी तो करप्शन थोड़ा कम होगा। डिस्करेजिंग फ्री बीज पॉलिटिकल कल्चर बेस्ड ऑन रेशनल rather देन इमोशनल, ठीक है, ये भी होना चाहिए। फ्री बी कम करो भाई, करप्शन फ्री बी से बढ़ता है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नीड टू बी इंश्योर्ड, दीज आर द स्टेप्स पॉलिटिकली कैन बी टेकन। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो सकते हैं लाइक प्रमोशन ऑफ डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ डिजिटलाइजेशन बिल्कुल बहुत राइट स्टेप होगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीएम हेल्पलाइन, अगर किसी को लग रहा है कि गड़बड़ है तो सीएम से बात करो ना। ई गवर्नेंस होना चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस, पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, इज अटमोस्ट नीडेड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टेकिंग हेल्प ऑफ एनजीओज, सीएसओज फॉर अवेयरनेस ड्राइव। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया फाइट अगेंस्ट करप्शन, है ना, इंडिया रैंक करता है 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2012, जो कि एक अच्छा रैंक नहीं है। और ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू पुट कलेक्टिव एफर्ट टू इंड दिस मीनांस। अब चलो 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल कहता है कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन द 8-fold पाथ गिवन बाय बुद्धा फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कंडक्ट। अब ये देखो, ये सवाल एथिक्स का बन गया, क्यों? क्योंकि बुद्धा ने एथिकल कोड दिए थे, बताया था कि 8-fold पाथ आप अगर अपनाओगे तो आपको जो है इनलाइटेनमेंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंडक्ट कर सकते हो। सो बुद्धिज्म स्टार्टेड इन इंडिया 2000 ईयर्स अगो, लगभग 500 कुछ बीसी में हुआ था, तो 2600 साल पुराना हो गया, एज अ वे ऑफ लाइफ दैट हैड ए पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ए पर्सन, ठीक है। बुद्धिज्म स्टार्टेड इन इंडिया over 2600 years ago as a way of life that had a potential of transforming a person. Main teaching of Buddhism क्या है? Main teaching of Buddhism are encapsulated in the basic concept of four noble truths, that जो जिसे हम आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य जिसमें बोला गया है कि चार सत्य बोला गया है ना, कि संसार में दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का निवारण है, निवारण के लिए 8-fold पाथ भी बोला गया है। there is suffering, there is cause of suffering, there are solution to the suffering and solution is 8-fold path। तो यही बात कही गई, 4 noble truth 8-fold path, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कैसे जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कंडक्ट कर सकता है वो देख लेते हैं। तो ये जो 8-fold पाथ है, 8-fold पाथ जो है कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज। ये सब इंटरकनेक्टेड है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। related to knowledge, conduct, meditative practices. These paths plays key role in extinction of sorrow, दुख को खत्म करने में, and help to one to achieve enlightenment, निर्वाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंडक्ट का जो है प्यूरिफिकेशन होगा इससे, जैसे कि
ये जो 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म का, इसमें राइट एक्शन की बात की गई है, राइट व्यू रखना, राइट इंटेंशन रखना, राइट स्पीच, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट लिवलीहुड, ये सब जो है आपको करना चाहिए, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट लिवलीहुड, राइट एक्शन, राइट व्यू, राइट इंटेंशन। राइट व्यू सबसे नंबर वन, राइट व्यू, it is about comprehending the nature of reality and path of transformation। आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट होना चाहिए। राइट इंटेंशन और थॉट मीन्स इट इंटेल्स इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल एज बिहेविंग आउट ऑफ लव एंड कंपैशन, तब आपका जो है राइट इंटेंशन होगा। राइट स्पीच आपको देना चाहिए। राइट स्पीच मतलब कम्युनिकेशन दैट इज ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपलिफ्टिंग एंड नॉन हार्मफुल, ये कहलाएगा राइट स्पीच। राइट एक्शन, it it denotes a moral foundation for life based on principle of non-exploitation of oneself and others, consisting of precepts that serves as an ethical code of conduct for the monastic and lay people alike। right livelihood, आप चोरी चमारी ना करो, मेहनत करके कमाओ खाओ। livelihood based on correct action and non exploitation, ethical standard। राइट एफर्ट, आप रेगुलर जो है एक्सरसाइज करना चाहिए आपको। इट रेफर्स टू इंटेंशनली डायरेक्टिंग आवर एनर्जी towards transformative path of creative and healing action that promotes wholeness and so move us closer to conscious evolution। इसके अलावा we should have right mindfulness। it entails understanding oneself and observing one's own behavior। right mindfulness, आप दिमाग को पढ़ो अपने। right concentration, meditation, or it entails immersing one's entire being in several levels or modes of consciousness and awareness, इसे हम बोलेंगे right concentration। जो ये कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फर्स्ट मूटेड बाय लॉर्ड बुद्धा इन हिज फर्स्ट सरमन, जो कि डियर पार्क सारनाथ में इन्होंने दिया था। द 8 फोल्ड पाथ इज फ्रीक्वेंटली पोर्ट्रेड इन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी बाय धर्मविल, धर्म चक्रा भी कहा जाता है, और इस मूवमेंट को धर्मचक्र प्रवर्तना भी कहा जाता है। whose 8 spokes represent the path's 8 elements। by following them one can get out of the chain of suffering and achieve nirvana। तो चलिए अब इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, केस स्टडी है। यहाँ पे कहता है कि संजीव इज एन आइडियलिस्ट, ठीक है। संजीव क्या है, एक आइडियलिस्ट है। वो मतलब जो है ना, he believes that the truth is the greatest virtue and should never be compromised, ठीक है। वो आइडियलिस्ट है, आइडियल है उसके भाई। वन डे ही witnessed a person running away from a mob equipped with sticks and stones। he watches him hiding in a particular spot, ठीक है। the mob asked Sanjeev whether he was the thief। Sanjeev tells the truth, towards the spot where pointing towards the spot where he saw the person hiding। the mob gets hold of the person and beats him till death। in light of above circumstances comment on the conduct of संजीव। क्या संजीव ने ये सही किया, क्या संजीव ने ये गलत किया, आपको कमेंट करना है। आइडियलिस्ट है वो, आइडियलिस्ट है, ठीक है। आपको कंडीशन बता दिया गया कि ही इज ए आइडियलिस्ट, और वो जानता है कि ट्रूथ इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू एंड शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बट क्या ट्रूथ किसी बेटर के लिए मोल्ड किया जा सकता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। सो इन द गिवन केस स्टडी फॉलोइंग आर द फैक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। पहले आप इस तरीके से सजाएंगे, स्टेक होल्डर में सजाएंगे। संजीव क्या है, एक आइडियलिस्ट पर्सन है, नेवर टेल्स ए लाई, मैन ऑफ इंटीग्रिटी कह सकते हैं, ये है, ठीक है। थीफ जो है और पर्सन हाइडिंग हिमसेल्फ, वो तो ही वाज रनिंग इन ऑर्डर टू गेट और पर्सन सेफ फ्रॉम मोब फॉलोइंग टू हिम, हाइडिंग विथ ऑल देयर नेगेटिव इमोशंस ऑफ एंगर एंड रिवेंज, ठीक है। तो ये भाग के छुपा हुआ है। थीफ किसी वजह से थीफ है, हो सकता है कि बाद में सुधर जाता, लेकिन अब तो मारा गया ना एक संजीव के एक्शन से। खैर, मतलब कि ट्रूथ को आपको, अगर ट्रूथ की वजह से किसी की हानि हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो आप ट्रूथ को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा भी आइडियलिस्ट होना ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है पीपल
टेकिंग लॉ इन देयर हैंड, तो वो भी एक गलत है, तो वो भी ट्रूथ उसके दिमाग में आना चाहिए था संजीव के कि भाई ये तो मार ही देंगे। पर्सन वाज मोब लिंच्ड, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर क्या हुआ, एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या हुआ भाई, तो पीपुल ही थे, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके दौड़ रहे थे और थीप को मार ही दिया उन्होंने। सोसाइटी एट ए लार्ज, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया। Sanjeev, as an ardent follower of virtues, find himself in dilemma while he was asked from the move about thief, right versus right. तो वहाँ पे डायलेमा में आ गया। संजीव at one side followed his principle of not telling a lie, supported the truth, but 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 practical situation जो थी, he could not judge the reality of mob. He would have, if he would have judged the reality of mob, वो जो thief होता बेचारा मारा नहीं जाता। Whether a person was a thief or not was not judged by Sanjeev, and in faster decision making, he gave the address where the person or thief was hiding. So he, for following own principle on one hand, done blunder, यहाँ पे क्या किया इसने, blunder कर दिया। On the other hand, because of mob put the person to death, as there is no justification of death and mob don't have any face, ठीक है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। Here justice not prevailed, justice ठीक नहीं हुआ यहाँ पे, because the person of or the thief or was not given chance to prove his innocence, necessity to steal something. Might be if he would have been handed over to the police, might be if he would had been handed over to police, then magistrate might have come, magistrate might have given him some fine or jail term, but absolutely not the death sentence। तो उसके साथ तो बुरा हो गया। Sometimes we have to take the help of lie to save lives of others। ये बात देखो कहा गया है कि जान बचती है किसी की तो झूठ बोल दो। फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर told a lie in Mahabharata Yuddha, Aswathama maro naro na kunjaro। He might not be called man of integrity in the absolute sense, but for greater good he hold to a lie। It's quite true. Lying must never become a matter of habit or an exercise. So here Sanjeev Hari actions without practicality proved to be disastrous for the person। Apart from all these, society and law enforcement agencies are quite blamed for the same. If people are taking laws in hand, the distrust will come. Justice should also be fast tracked to not force public to take laws in their hands. Further, social security net should be offered by various schemes so that people are not compelled to become thief and later go his their life on vain। तो ये भी मतलब ये तो प्रोमोटिव एक्शन हो गया कि ये होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा एथिक्स का पेपर कंप्लीट हुआ भाई। 2022 का ये पेपर आया था यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के GS4 के एग्ज़ाम में ये पेपर था। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको लाइक आया हुआ, आपको पसंद आएगा वीडियो, लाइक कर देना। बाय बाय।